हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 3 अप्रैल 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस यू फाइंड these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. अगर आपने विजन आईएएस के फरवरी मंथ के पॉलिटी और गवर्नेंस की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिए। मैं आई बटन में वीडियो को लिंक कर दूंगी। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो और ये एक ऐसी वीडियो है कि अगर आप फरवरी मंथ की पॉलिटी और गवर्नेंस का खुद से कंटेंट ना भी पढ़ें तो चल जाएगा। इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही अच्छे तरह से समझाया गया है। आप सिर्फ वीडियो में जो बोला गया है, डिस्कशन की गई है, बहुत ही एक्सप्लिसिटली, बहुत ही इंक्लूसिव डिस्कशन है। आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिए। कहीं कहीं चीज़ें जो हम काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, इस पर कोई एक सॉलिड मटेरियल आएगा जो आया नहीं, तो वो भी मैंने अपनी तरफ से डन अ डिस्कशन ऑन दैट टू। सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऑडिटिंग में टेस्ट चेकिंग क्या होता है, कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही हमें डिसेंटिंग ओपिनियन के लिए प्रोवाइड करता है। जो आप देखते हैं वर्डिक्ट्स में डिसेंटिंग ओपिनियन लिखा जाता है। तो अगर आपके प्रीलिम्स में आ गया और आपको यही नहीं पता कि हमारा संविधान का आर्टिकल 145 क्लॉज 5 ये प्रोवाइड करता है कि आप डिसेंटिंग ओपिनियन दे सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो मेजॉरिटेरियनिज्म का भी जो पोर्शन है वो भी हमें उसी आर्टिकल से मिलता है। बट दीज आर द थिंग्स आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दैट पर्टिकुलर वीडियो। आप प्लीज उस वीडियो को जाकर देखिए। ओके, अब एक और चीज़ मैं आज शुरुआत में ही आपको बोलना चाहूँगी कि आज की वीडियो में जो भी आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, इनिशियली आपको आर्टिकल्स बहुत इजी लग सकते हैं क्योंकि जो शुरुआत के आर्टिकल्स हैं दे बहुत कॉन्वर्सेशनल और आप सुनेंगे समझ आ जाएगा। पर आगे कहीं चीज़ें ऐसी हैं जो आप प्लीज़ बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जो भी मैं आपको बोलूँ आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से या प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई मीन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, or and I wouldn't rush through the video today because today's video is going to be important. I don't want to do injustice to the discussion itself. तो अगर कहीं पे थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है so please bear with me, वो worth it होगा। ओके, जो आज के बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपको exactly वो क्वेश्चन मिलेंगे अपने पेपर में, तो इसीलिए यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव देम आउट। ओके, अब देखिए जो पहला आर्टिकल है द हिंदू के फ्रंट पेज का एक आर्टिकल है ऑन सेम सेक्स यूनियन फेथ लीडर्स शो रेयर यूनिटी। आप जानते हैं कि इससे रिलेटेड ऑलरेडी केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने बोला है कि इसकी जो हियरिंग होगी हम उसे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए लाइव स्ट्रीम करेंगे अप्रैल 18 को। सेम सेक्स मैरिज आप जानते हैं ये हमें जुडिशियल एक्टिविज्म, राइट, ऑल्दो आप जानते हैं सेंटर का एफिडेविट क्या कहता है। सेंटर का एफिडेविट ये कहता है कि हमारी सोसाइटी को डिस्टर्ब करेगा ये सेम सेक्स मैरिजेस का जो कॉन्सेप्ट है, राइट। और बेसिकली उन्होंने कहा अगर ऐसा कुछ होगा भी तो वो पार्लियामेंट से आना चाहिए। तो अगर आप हमारा फंक्शन ले लेंगे तो वो क्या हो जाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म हो जाता है। ये एक जुडिशियल एक्टिविज्म का केस है। ओके, ये बात आपको पता है। नाउ कीपिंग दैट असाइड, अब हम देखते हैं कि जो फेथ लीडर्स हैं उनका क्या कहना है। यूजुअली आप जानते हैं डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, हिंदूज हों, मुस्लिम्स, जितनी भी कम्युनिटीज हैं, जैन्स, तो यूजुअली बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे उनका जो कॉन्सेप्ट है चीज़ों को लेके वो बहुत अलग है ना। दे डू नॉट शो यूनिटी ऑन मेनी स्टैंसेस, राइट। पर ये एक ऐसी चीज़ है, सब यहाँ पे यूनाइट हो गए हैं। इट्स वेरी रेयर, राइट। रिलीजियस लीडर्स अक्रॉस डिफरेंट फेथ्स हैव जॉइंड हैंड्स टू अपोज द प्ली फॉर रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। कईयों ने यहाँ पे एप्लीकेशन भी फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में। बेसिकली एप्लीकेशन जो फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में उसमें ये लिखा है कि जो आपके पास पिटिशंस पड़ी हैं जो सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने की बात करती हैं वो सही नहीं है, क्योंकि मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ऑपोजिट सेक्स people they come together and they form a union and it's pure, it's a pure thing, है ना। तो वो चीज़ ही खत्म हो जाएगी अगर आप इसको अलाउ कर देंगे तो। कहीं ग्रुप्स ने ऐसा कहा है, बहुत सारे ग्रुप्स ने इनफैक्ट ये कहा है कि हम प्रेसिडेंट को लिख रहे हैं ताकि प्रेसिडेंट इसमें इंटरवीन कर सकें, द्रौपदी मुर्मू जी। तो आप समझ सकते हैं कि सारे जो फेथ के ग्रुप्स हैं दे सॉर्ट ऑफ कम टुगेदर, दे आर ऑन द सेम पेज एज फार एज दिस पर्टिकुलर थिंग इज कंसर्न। अगर हम यहाँ देखें तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। जमियत उलामा ए हिंद, द कॉमन, ओके, चर्चेज का जो ग्रुप है, या अकाल तख्त है यानी कि सिख कम्युनिटी, और फिर यहाँ पे
अजमेर दरगाह, जैन गुरुज, दे ऑल हैव रेज्ड कंसर्न्स, ओके, कि लीगल सैंक्शन सेम सेक्स मैरिजेस को नहीं मिलनी चाहिए। अगर हम आरएसएस की बात करें तो आरएसएस का स्टैंड बिल्कुल वो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड है। आरएसएस का ये कहना है कि हम अग्री करते हैं कि जो सेम सेक्स रिलेशनशिप्स हैं उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको तो क्योंकि आप जानते हैं नवतेज सिंह जौहर है ना, तो उसमें तो जो जजमेंट आई थी सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने लीगलाइज किया ही हुआ है, डीक्रिमिनलाइज कर दिया था सेम सेक्स को, सेम सेक्स बेसिकली सेम सेक्स इंटरकोर्स को। दैट इज फाइन, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर मैरिज नहीं हो सकती, ये आरएसएस का कहना और यही एग्जैक्टली सेंटर का भी कहना है। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, डाइल्यूटिंग द कॉन्सेप्ट। अगर हम यहाँ पे ये देखें तो जो एप्लीकेशन है जो सुप्रीम कोर्ट में गई है वो ये कहती है कि जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि दो ऑपोजिट सेक्स के लोग दे कम टुगेदर एंड दिस इज अ बेसिक फीचर ऑफ मैरिज, और कुछ भी जो होगा उसे हम मैरिज ही नहीं कहेंगे, ओके। और साथ में ये भी कहा गया है कि ये जो बॉन्ड है ये प्रोक्रिएशन के लिए, मैरिज का मतलब ही ये है कि आप आगे जन्म देंगे एक दूसरे किसी को इस दुनिया में लेके आएंगे आप इस यूनियन से, है ना, एक और जन्म आएगा, लेकिन इट इज फॉर प्रोक्रिएशन एट नॉट फॉर रिक्रिएशन, मजे के लिए, फन के लिए ऐसी कोई भी बॉन्ड को आप मैरिज नहीं बोल सकते, ये इन लीडर्स का कहना है। ओके, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की इस एप्लीकेशन में भी लिखा है विच लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ। अब देखिए एक और चीज, इन्होंने काफी प्रैक्टिकल स्टैंड और रैशनल स्टैंड देने की कोशिश की है ताकि ऑर्थोडॉक्सी यहाँ पे कहीं भी ना डिपिक्ट हो, और काफी प्रैक्टिकली इन्होंने ये बात बोली है कि देखिए एक सिंपल सी बात है, मैरिज का मतलब क्या है कि एक मैन एक वुमन दे कम टुगेदर, दे क्रिएट अ बॉन्ड, है ना, अ यूनियन, और फिर उसके बाद मैरिज के वजह से ही तो राइट्स आते हैं। अगर डिवोर्स हो रहा है तो मेंटेनेंस के राइट आता है विमेन के पास, है ना, इनहेरिटेंस के राइट आते हैं बच्चे के पास। अगर एक मैरिज होती है और उनका जो बच्चा है डेथ के बाद किसके पास प्रॉपर्टी जाएगी, ये सारे राइट्स इसीलिए आ रहे हैं, कस्टडी के राइट, गार्जियनशिप के राइट, क्योंकि मैरिज जैसा कुछ एग्जिस्ट करता है ना। तो पहले मैरिज क्या है वो डेफिनेशन हमें क्लियर होनी चाहिए ना, और वो यही है कि ऑपोजिट सेक्स के लोगों का जो यूनियन है उसे हम मैरिज कहते हैं। ठीक है, तभी ये राइट्स बाद में आते हैं। By these petitions, the petitioners are seeking to dilute the concept of marriage by introducing a free-floating system through the concept of same-sex marriage. ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। Okay. Cattle van driver found dead after assault by cow vigilance near Bengaluru. अब देखिए यहाँ पे बस इतना है, आप काउ विजिलेंटिज्म, मॉरल पुलिसिंग, ये मॉरल पुलिसिंग एक ऐसा शब्द है जो हमने महसा अमीनी यानी कि ईरान के केस में जो आपने देखा कि इम्प्रॉपर हिजाब की वजह से the woman actually lost her life, right? और उसके बाद ये मॉरल पुलिसिंग का कि आपने ये रूल्स हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के, हमारे रिलीजन के, आप उसे फॉलो नहीं करेंगे तो आपको मार दिया जाएगा या आपको सजा होगी। ठीक है, तो मॉरल पुलिसिंग का एग्जाम्पल हमने वहां देखा है। तो जब हम मॉरल पुलिसिंग को डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये भी देखा था, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि काउ विजिलेंटिज्म, मॉब लिंचिंग तो डेफिनेटली एक मॉरल पुलिसिंग का ही एग्जाम्पल है। तो अगर मॉरल पुलिसिंग पे आपके एथिक्स में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसमें एग्जाम्पल में डेफिनेटली ईरान की महसा अमीनी का केस लिख सकते हैं, आप मॉब लिंचिंग लिख सकते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, एज यू कैन वेरी वेल रीड, एक जो असिस्टेंट ड्राइवर थे, वैन ड्राइवर, जो कैटल को लेके जा रहे थे बेंगलुरु के आसपास के रीजन में, आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलुरु, ही वाज मर्डर्ड, है ना। तो एक मर्डर केस को रजिस्टर किया गया है, और जैसा कि यहाँ पे लिखा है उनकी बॉडी से पता चलता है, उनके जो रिलेटिव्स हैं वो ये बता रहे हैं, उनकी बॉडी से ये पता चल रहा है पहले उनको टॉर्चर किया गया था और फिर मारा गया था, क्योंकि बहुत सारी इंजरीज और वुंड्स हैं उनकी बॉडी पे, और वही सारी चीजें। और ये जो मर्डर केस रजिस्टर हुआ है, और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अक्यूज्ड हैं इस केस में, जो जिन्होंने बेसिकली मारा है इनको, तो वो उनकी फोटोज काफी सारे बीजेपी लीडर्स के साथ हैं, जो आप जानते हैं कि ऑपोजिशन का ये कहना है और बहुत सारे और लोगों का भी कि दे हैपन टू बी sort of supporting these groups जो मॉब लिंचिंग या इस तरह से काउ विजिलेंटिज्म के पार्ट हैं। तो उनकी फोटो जो अक्यूज हैं इस केस में काफी सारे बीजेपी लीडर्स के साथ हैं, तो इसीलिए बहुत सारी ऑपोजिशन अब ये डिमांड कर रही है कि इससे ये पता चलता है कि दे sort of उनका इंटेंशन ही यही है कि कम्युनल हार्मनी को स्टेट में डिस्टर्ब किया जाए। कर्नाटका की बात कर रहे हैं, और कर्नाटका में इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो you get to know कि यहाँ पे it becomes important. DU women students okay hold march to reclaim the streets at night. अब आप जानते हैं कि ये अगर हम देखें तो
कुछ नहीं है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। बस इतनी सी बात है कि विमेन पे हमेशा एक ऐसे आएगा ही आएगा। अगर नहीं भी आता तो एक एलिमेंट तो आप कुछ फेमिनिन डालते ही हैं, राइट? कुछ इस तरह से अगर आप से इन्वायरमेंट पे भी लिख रहे हैं, इन्वायरमेंट पे कोई ऐसे आता है तो ऑफकोर्स आप इको फेमिनिज्म डालते हैं, या फिर आप विमेन पे कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं तो देर आर प्लेथोरा ऑफ प्रॉब्लम्स जो विमेन फेस करती हैं, तो आप उसके बारे में यू टच अपॉन देम, है ना? तो देखिए क्या है कि हम यूजुअली कहते हैं राइट्स या उन्हें हेल्प कर दीजिए। हेल्प तो नहीं चाहिए किसी भी कम्युनिटी को या फिर किसी भी जेंडर को, हेल्प नहीं, एम्पावरमेंट चाहिए। एम्पावरमेंट से भी ज्यादा आप कहिए फ्रीडम चाहिए, है ना? ये एक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको ऐसे का मैटर बता रही हूँ कि आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो आप उसमें डेफिनेटली, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, डीयू का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैंपस है उसमें आप देख सकते हैं कि रात के 3 बजे तक एक मार्च निकाली गई है, ओके, स्टूडेंट्स द्वारा, विमेन स्टूडेंट्स द्वारा। और जैसे उन्होंने कहा है दैट वी आर डिमांडिंग द राइट टू लिव विदाउट फियर एंड ऑक्यूपाई पब्लिक प्लेसेस विदाउट रिस्ट्रिक्शन। सबसे बड़ा जो रिस्ट्रिक्शन है विमेन के केस में, इस जेंडर के केस में, वो ये है कि वो सेफ नहीं है। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि रिसेंटली दिल्ली में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, जैसे द्वारका मोड़ पे जो अभी हमने देखा था एसिड अटैक, वो जो 12th क्लास की एक बच्ची, वो अपने स्कूल जा रही थी तो उस पर एसिड अटैक। उसके बाद हम जानते हैं कि जो कार में जो ड्रैग करके अंजलि केस जो हुआ है वो जानते हैं। बहुत सारे इस तरह के केसेस हम दिल्ली में देख रहे हैं। तो सबसे प्रोमिनेंट चीज ये है कि यू बिकम दिस, यू बिकम अ CEO, है ना? आप कुछ भी पढ़ लिख के बन जाइए, लेकिन चाहे कोई भी कितना भी पढ़ लिख के कुछ भी बन गया हो, शी हैपन्स टू बी अ वुमन, राइट? और वुमन की जो सेफ्टी है वो अभी तक इंश्योर नहीं की गई है। तो जो पब्लिक प्लेसेस हैं वो सेफ बने, दैट इज समथिंग एवरीबडी शुड मेक हैपन, ओके? तो ये चीज यहाँ पे हम देख रहे हैं। उसका एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, ओवर 100 women स्टूडेंट्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी ब्रोक द कर्फ्यू टाइमिंग्स। आप जानते हैं जो हॉस्टल्स में, पीजीज में, है ना, एक टाइम होता है कि 8 बजे के बाद आप नहीं बाहर जा सकते। सो दे सॉर्ट ऑफ broke that curfew and they got out। और फिर उसके बाद उन्होंने एक मार्च निकाली टू रिक्लेम द स्ट्रीट्स एट नाइट। तो ये आप डेफिनेटली लिख सकते हैं एक एग्जाम्पल, ओके, कि क्यों हर चीज में लड़कियों के लिए रूल्स हैं कि यहाँ मत जाइए, रात को निकल नहीं सकते, क्यों नहीं है सेफ्टी रात पे। तो ये इस तरह से आप लिख सकते हैं ना। फर्स्ट, इराविकुलम नेशनल पार्क गेट्स अ फर्नेरियम। फर्नेरियम आई थिंक आप समझ गए होंगे अगर थोड़ी सी भी साइंस आपको पता है। फर्न्स की कलेक्शन जहाँ पे होती है उसे हम फर्नेरियम कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इराविकुलम नेशनल पार्क केरला, एक अब देखिए एक और चीज आपको, जैसे आपने थंबनेल में भी देखा, जो नीलगिरी तहार है उसकी सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में वो है ही इराविकुलम नेशनल पार्क में। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेलिम्स के परस्पेक्टिव से, ओके। तो मुन्नार में बेसिकली जो नीलगिरी जो मुन्नार में इराविकुलम नेशनल पार्क है केरला में, वहां पे सबसे ज्यादा नीलगिरी तहार की पॉपुलेशन पाई जाती है। इट्स एन एंडेमिक एनिमल, ठीक है, आपको ये बात पता है। I would explain to you, let me just go through the content written here कि यहाँ पे कुछ छूट ना जाए। तो यहाँ पे हम एक फर्नेरियम देख रहे हैं, फर्न्स वर्दी। अब आप जानते हैं कि फर्न्स क्या है। अगर फर्न्स से रिलेटेड एक फुल फ्लेज्ड आपके इन्वायरमेंट में क्वेश्चन आ गया, क्योंकि आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट पे क्वेश्चंस आपको सच में ऐसा लगता है कि शंकर IAS से आ रहे हैं। पिछले 3 से 4 साल के आप क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखिए, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन कुछ भी आ रहे हैं, रिलेटिव कुछ भी पूछ लेते हैं इन्वायरमेंट में। कोई एनिमल को उठा के ले आएंगे या फिर कुछ भी, एनीथिंग, ओके, बट एनीथिंग बट शंकर IAS। या जो आप घिसे पिटे वो होते हैं कि वर्ल्ड के UNEP पे क्या हुए, रियो द जनेरो पे कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस हुई, ये सब नहीं आ रहे अब। ये बहुत ही चीजें आपको पता है। फर्न क्या होता है, आपको क्या ये पता है कि जहाँ पे फर्न्स उग रहे हैं वो एक इकोलॉजिकल इंडिकेटर है कि जो फॉरेस्ट है वो हेल्दी है ना? या फिर क्या आपको ये भी पता है कि जो फर्न है उसमें कोई ना ही फ्लावर होता है ना ही सीड होता है? तो आप कहेंगे फिर एक और फर्न उगाना हो तो कैसे उगाते हैं? वो स्पोर्स से उगाए जाते हैं। तो ये कुछ कुछ चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। फर्न्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉइंट नंबर 1 यही लिखा आ सकता है कि इकोलॉजिकल इंडिकेटर की तरह काम करते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो हेल्दी फॉरेस्ट है। कैसे हो सकता है, मैं आपको एक और बात बताती हूँ, क्वाइट लॉजिकल, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आप देख रहे हैं कि ट्रीज के ऊपर फर्न्स उग रहे होते हैं, ट्रीज की ट्रंक्स में से निकल आएंगे, ठीक है? तो इससे हमें क्या पता चलता है दैट फर्न्स आर एपिफिटिक। एपिफाइट क्या होता है, जब किसी
किसी बॉडी के ऊपर एक और कोई चीज उगने लग पड़े, ठीक है, तो एपिफिटिक है फर्न्स। ओके, तो अगर मैं कह रही हूँ कि इकोलॉजिकल इंडिकेटर है, तो बेसिकली फर्न्स क्या करते हैं, अपने जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो ट्रीज में से लेते हैं। तो अगर ट्रीज हेल्दी हैं तभी तो अपना न्यूट्रिशन का कुछ पोर्शन वो फर्न्स के साथ शेयर कर पा रहे हैं, एंड हेंस इट इज हेल्दी। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो पॉइंट नंबर 1 इकोलॉजिकल इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। पॉइंट नंबर 2, इसमें कोई फ्लावर नहीं होता, कोई सीड नहीं होता, स्पोर्स के माध्यम से रिप्रोड्यूस किया जाता है अगर दोबारा उगाना हो एक और फर्न का प्लांट, एक और फर्न को बेसिकली, ठीक है। और आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, दे ग्रो नेचुरली इन अ सॉइल लेस कंडीशन, ठीक है, किसी सॉइल पे नहीं, इनको सॉइल की जरूरत नहीं है, ट्रीज में से उग जाते हैं, ट्रीज के ट्रंक पे उग जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज, और ये जो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो वाटर है, न्यूट्रिएंट्स हैं, या तो वो ट्रीज से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, या फिर यहाँ पे नहीं लिखा पर आई थिंक आपको पता होगा, बारिश हुई, रेन में से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं, हवा में से न्यूट्रिएंट्स, अगर कुछ डस्ट वगैरह में कुछ पोलन्स हैं, जो भी मतलब इस तरह का कुछ न्यूट्रिशन है तो उससे अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, तो वैसे क्या होता है, सॉइल से न्यूट्रिशन लेता है ना एक प्लांट, तो इनको इस सॉइललेस कंडीशन में इसीलिए उग पा रहे हैं क्योंकि यहाँ इधर उधर से ये लोग अपना न्यूट्रिशन पूरा कर लेते हैं। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि इराविकुलम नेशनल पार्क के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इराविकुलम नेशनल पार्क है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में है, केरला के, ठीक है। नीलगिरी तहार की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा वो इसी पार्क में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये तो ऑफकोर्स आपको पता ही होगा क्योंकि आपने अभी तक तो सारे नेशनल पार्क्स वगैरह कवर कर लिए होंगे ऑलमोस्ट। और साथ ही में आपको ऑफ कोर्स ये भी पता ही होगा कि जो केरला, वेस्टर्न घाट्स, इस तरह के आसपास वाले जो रीजन्स है ना, यहाँ पे शोला फॉरेस्ट भी हैं। शोला फॉरेस्ट इज नथिंग बट इट्स अ मोजैक ऑफ माउंटेन, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स, है ना। बीच बीच में जैसे बहुत सारे ट्रीज हैं, ट्रीज के बीच में ग्रासलैंड्स ही ग्रासलैंड्स हैं, फिर आगे थोड़े से ट्रीज हैं, फिर ग्रास, तो ऐसे इट्स अ मोजैक ऑफ इट। ओके, तो काफी शोला फॉरेस्ट है यहाँ पे, ग्रासलैंड्स हैं, श्रबलैंड्स हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। राविकुलम का मैं आपको टोपोग्राफी थोड़ा सा एरिया बता रही हूँ, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर हम ऑफ कोर्स फ्लोरा की बात करें तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि अगर हम नीलगिरी रीजन में देखें तो नीला कुरुंजी फ्लावर्स जो हर 12 साल में एक बार ब्लूम करते हैं, जो हमने एक पूरी 2-3 वीडियोस में डिस्कस किया है, स्ट्रॉबिलैंथिस कुंथियाना, ओके, जो एकदम ब्लू कलर के पूरे माउंटेन्स को। अब देखिए, जो आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, जो नीलगिरी ये हिल्स वगैरह है ना, इनका नाम ही नीला कुरंजी से आया है। ऐसा नहीं है कि नीला कुरंजी इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि नीलगिरी पे उगते हैं, नहीं नहीं, ऐसा इट्स अदर वे, इट्स बेसिकली द अदर वे अराउंड। ओके, तो ऑफ कोर्स ये भी आपको पता होना चाहिए, हमने बहुत रिसेंटली डिस्कस किया था। और फर्न्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा इराविकुलम और फर्न्स से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा जा सकता। अब देखिए यहाँ पे ये जो एडिटोरियल है, बियॉन्ड कस्टम्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके मेंस के भी पर्सपेक्टिव से और आपके प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से। देखिए, ऑल्दो जो पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी ऑन रेयर डिसीजेस, ये रिलीज तो 2021 के करीब हो गई थी, NPRD, लेकिन अभी और बहुत रिसेंटली कुछ हमने इसमें इवेंट्स देखे और हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो बेसिक कस्टम्स ड्यूटी है, यानी कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है, वो एग्जेम्प्ट कर दी गई है जो रेयर डिसीजेस से गुजर रहे हैं उन लोगों के लिए, कोई मेडिसिन या कोई फूड फॉर्मुलेशन अगर वो इंपोर्ट करते हैं तो। एंड दिस इज अ ह्यूज स्टेप। ये सारी चीजें, एक और अगर मैं थोड़ा आपको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट दूं कि ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या है, जब मैंने आपको बताया कि टीबी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, आपके मेंस के भी पर्सपेक्टिव से और आपकी प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से। क्यों? अभी देखिए, आप देखेंगे अप्रैल 9 से 11 को एक बहुत बड़ा 3 दिन का इवेंट होने वाला है जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वुड लॉन्च वेरियस इनिशिएटिव्स। वो भी आपको बहुत ध्यान से समझने पड़ेंगे और याद भी करने पड़ेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जब मिस्टर मोदी ने ग्लासगो में जाके कुछ भी बोला तो एज इट इज ऑलमोस्ट 2 से 3 पेपर में, अगर आप ऑप्शनल उस समय के उठा के देखेंगे तो ऑप्शनल पेपर्स में भी जो ग्लासगो पे प्राइम मिनिस्टर ने बोली जो भी चीजें कि ये 5 पॉइंट्स है जो हमें अचीव करने हैं, तो वो 5 पॉइंट्स क्या एग्जैक्टली ये क्वेश्चन थे, वो 5 पॉइंट्स क्या थे जो PM मोदी ने वहां पे बोले या इंडिया ने कमिट किया
जिन पॉइंट्स को, ठीक है। तो क्योंकि इतना बड़ा इवेंट था, 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रलिटी, नेट न्यूट्रलिटी अटेन करनी है, इट वाज अ ह्यूज इवेंट फॉर अस, राइट। तो इसीलिए 5 पॉइंट्स क्या थे, वो एग्जैक्टली आपके GS3 मतलब बहुत सारे पेपर्स में थे, ऑप्शनल के भी बहुत सारे पेपर्स में। अब वैसे ही क्या है, अप्रैल 9 से 11 हम क्या देखने वाले हैं, हम एक बहुत बड़ा इवेंट देखने वाले हैं टीबी से रिलेटेड, क्योंकि हमारा एम है कि 2025 तक हमें टीबी को एंड करना है, ओके, इंडिया में। और ग्लोबल टारगेट क्या है, 2030, तो 5 साल पहले करना है हमें। तो उसको ऑफ कोर्स अगर हमें अटेन करना है तो हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ऑलरेडी टीबी के सेक्टर में आप जानते हैं बहुत कुछ किया जा रहा है ना। जैसे टीबी मित्राज हैं जिससे आप अडॉप्ट कर सकते हैं। अब अडॉप्ट का मतलब है बेसिकली आप उनकी सारी दवाइयों का खर्चा उठा सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, और कैसे जॉनसन एंड जॉनसन का भी पेटेंट रिन्यू करने से मना कर दिया भारत ने, है ना, बेडाक्यूलिन का। तो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। जो बेडाक्यूलिन इज अ, ये भी इस पर भी काफ़ी डिटेल डिस्कशन हम कर चुके हैं। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। अगर आप ड्रग रेजिस्टेंट सोर्ट ऑफ आपका टीबी का केस है तो उस केस में दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि टीबी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, प्रेलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से और मेंस के भी पर्सपेक्टिव से। तो इसीलिए, और स्पेशली अप्रैल 9 से 11 के बीच में जो भी PM मोदी बोलेंगे, आप प्लीज़ उनको बहुत ही क्लोजली फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम रेयर डिसीजेस क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी रेयर डिसीजेस से रिलेटेड क्या हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इम्पोर्ट ड्यूटी को एग्जेम्प्ट किया गया है फॉर द स्टेट। अब देखिए एक और चीज़ है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है ना। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट ही ये है कि आपका जो वेलफेयर मेजर है वो लास्ट माइल तक पहुंचना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी वुड से, आप ये अपने GS4 में भी लिख सकते हैं। अगर बाई चांस आपके कोई ऐसे आता है जिसमें कहते हैं कि जब से हमने लिबरलिज्म या फिर जब से हमने 1991 का LPG रिफॉर्म्स किए हैं, तब से हम शायद वी हैव लॉस्ट द ट्रैक ऑफ वेलफेयर स्टेट। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम कंप्लीटली और बहुत खूबसूरती से बैलेंस कर रहे हैं इन दोनों चीज़ों को। वी आर डेफिनेटली हैविंग द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओके, ये बात आप जानते हैं। तो आप ऐसे एग्जाम्पल लिखिए। अब रेयर डिसीजेस क्या है, रेयर डिसीजेस बहुत ही कम पॉपुलेशन में है। कुछ 1 in 10,000 पीपल, 6 in 10,000 पीपल, इट वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, पर 1 in 10,000 पीपल, यानी कि कॉमन कोल्ड, कफ या लंग्स की कोई दिक्कत या इन सारी चीज़ों जैसा नहीं है। तो बड़ी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जब होना ही किसी इतने हजारों, इतने लाखों बंदों में से किसी एक दो को, और वो एक दो को भी जो डिसीज हो रही है वो सेम नहीं होती, तो वो रेयर डिसीज होती है। तो कोई क्यों फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसकी डिमांड ही नहीं है उसके लिए इतना खर्चा उठा के, इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो हो ही नहीं सकता ना इस केस में, तो क्यों फिर ट्रीटमेंट ही अवेलेबल नहीं है। तो ये रेयर डिसीज का क्या हमें पता चलता है कि इसके लिए अगर हमारी सरकार कुछ कर रही है, तो हमारी जो 2021 की रेयर डिसीजेस पॉलिसी है, ये बताता है कि सरकार जो है वो लास्ट माइल तक, अगर कोई, जैसे महात्मा गांधी वुड से, कि अगर एक रो के एंड में भी एक बच्चा खड़ा है तो वहां तक, या फिर एक इंसान खड़ा है तो वहां तक वो वेलफेयरिज्म पहुंचना चाहिए। तो ये एक उसका एग्जाम्पल है, ओके। और ये उसका भी एग्जाम्पल है कि लिबरलिज्म आ गया है, लेकिन दीज आर द थिंग्स वी आर डूइंग। इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये सारी स्कीम्स ये बताती हैं कि लिबरलिज्म और वेलफेयर स्टेट दोनों साथ में चल रहा है, ओके। तो आपके GS2 में आए, या फिर आपके essay में कुछ इस तरह का आए, या फिर आप GS4 में कोई वेलफेयरिज्म के बारे में लिख रहे हैं, तो राइट अबाउट इट, ओके। या फिर कोई कोट आ जाता है कि वेलफेयर का मतलब वो है जो लास्ट माइल तक पहुंचे, ओके। तो उसमें आप लिखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है, A classic exposition of this principle is Centre's announcement providing full exemption from basic customs duty for all drugs. तो जो भी drugs या food formulation, जब देखिए बहुत बार ऐसा है ना कि हमारे जैसा खाना नहीं कंज्यूम किया जा सकता अगर किसी को रेयर डिसीज है, ठीक है। तो उनकी जो फूड फॉर्मुलेशन है जिसमें एप्ट बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो ड्रग्स पे भी और फूड फॉर्मुलेशंस पे भी अब कोई भी बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, फुल्ली एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। एंड दिस इज डेफिनेटली एन एडिशन ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेज ओनली। अब साथ ही में आपने ये भी देखा है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी हमने उसमें एग्जेम्पशन, एक एंटाई कैंसर ड्रग है पेम्ब्रोलीजुमेब, उसमें भी हमने बेसिकली
एक एडिशन देखी है, दिस एड्स बेनिफिट्स बियॉन्ड दोज। अब देखिए ये तो एक और बेनिफिट आ गया ऑलरेडी जो हमारी पॉलिसी 2021 की बताती है उसमें। ओके, इन ऑर्डर टू अवेल दिस एग्जाम्पशन, अगर आप ये एग्जाम्पशन अवेल करना चाहते हैं तो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के, स्टेट लेवल के या नेशनल लेवल के जो भी मेडिकल ऑफिसर हैं उनसे आप सर्टिफिकेट बनवाइए कि ये ट्रीटमेंट के लिए ये वाली ड्रग चाहिए होगा और ये हमें इंपोर्ट करवानी है, तो उसका एग्जाम्पशन आपको मिल जाएगा। ओके, मेडिसिन आप जानते हैं जनरली 5 से 10% इम्पोर्ट ड्यूटी उन पे लगती है, लेकिन कहीं लाइफ सेविंग जो वैक्सीन होती हैं या ड्रग्स होती है उसमें कंसेशन मिल जाता है या एग्जाम्पशन भी मिलता है। एग्जाम्पशंस हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फॉर स्पेसिफिक ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, अब देखिए यूजुअली जो रेयर डिजीजेज होती हैं जो आप जानते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है यहाँ पे, जैसे NPRD के खुद के एस्टिमेट्स बताते हैं कि अगर एक 10 kg वेइंग एक बच्चा है, ओके, तो उसकी जो एनुअल कॉस्ट है ट्रीटमेंट की वो 10 लाख से 1 करोड़ तक वेरी कर सकती है। सोचिए 1 करोड़ 1 साल का सिर्फ ट्रीटमेंट का खर्चा, और जैसे जैसे आपका वेट बढ़ता रहता है और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है ये खर्चा और बढ़ता रहता है, और रेयर डिसीजेज में लाइफ लॉन्ग मेडिसिन चलती है। तो आप खुद सोचिए ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, और मोस्टली ये सारी की सारी चीजें इंपोर्ट ही करनी पड़ती हैं। Okay, so it's a big relief to patients and their families, a ray of hope in an otherwise bleak treatment scenario, क्योंकि treatment available ही नहीं है, while rare diseases are defined by, okay, वही सारी चीजें यहाँ लिखी है, 450 of them are reported in hospital। अब देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है the sheer number of diseases, आप जानते हैं 7,000 से 8,000 rare diseases अभी हमें पता है। कोई और रेयर डिजीज अगर किसी को हो जाए तो वी नेवर नो, अभी हमें 7,000 से 8,000 पता है कि रेयर डिजीजेज हैं, उसमें से 450 तरह के डिसीजेस हमारे हॉस्पिटल्स में हैं भारत के, पता चली है, रिकॉर्ड की गई हैं इस तरह की कंडीशंस। ओके, और 100 मिलियन पीपल हैं भारत में जो किसी ना किसी तरह की रेयर डिसीज से गुजर रहे हैं, सो इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड एट ऑल। ओके, when the NPRD was released, it underlined the magnitude and specified the demands could only be considered in the context of available। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी है। देखिए आपको थोड़ा सा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप ये जो NPRD है ना, क्योंकि क्या है कि इनिशिएटिव तो हमें एक आइसोलेटेड सा दिखेगा अगर हम ये एडिटोरियल ना पढ़ते, या फिर अगर हम सिर्फ एक न्यूज़ पढ़ के छोड़ देते जो हमने उस दिन पढ़ी कि बेसिक कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, तो दिस इज़ एन आइसोलेटेड इवेंट। तो इस पे आप सोचेंगे कि क्या पूछ लेंगे, बेस में अगर आ गया तो रेयर डिसीजेस को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है या रेयर डिसीजेस को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ऐसे तो कुछ नहीं पूछेंगे। इंडिया में अगर कुछ एक डिसीज से रिलेटेड एग्जिस्ट करता है, इंडिया में अगर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड बायोडाइवर्सिटी एक्ट एग्जिस्ट करता है 2002 का, और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हमने कोई एक अग्रीमेंट साइन किया, तो उस अग्रीमेंट पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बायोडाइवर्सिटी एक्ट पे क्वेश्चन आएगा। वैसे ही रेयर डिसीजेस पे अगर कुछ भी हुआ है तो रेयर डिसीजेस पे क्वेश्चन ना आके हमारे NPRD पे क्वेश्चन आएगा जो 2021 में हमने अडॉप्ट की। तो डेफिनेटली आपको NPRD के बारे में पता होना चाहिए, ये क्या करता है बेसिकली। ठीक है, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, इसका एम ये है कि इंडिजिनस रिसर्च जो है और लोकल प्रोडक्शन हो सके मेडिसिन की, वो हम धीरे धीरे अटेन करने की कोशिश करें। अभी तो आप खुद ही देख रहे हैं इंडिजिनस रिसर्च कितनी ही है इस पे, या मेडिसिन कितनी बन रही है यहाँ पे, तभी तो हम इम्पोर्ट करते हैं मैक्सिमम। ओके, और क्या इसका एम है, एम ये भी है कि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट को लोअर किया जा सके। ठीक है, अब ये तो काफ़ी कॉमन सेंसिकल है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप खुद से भी लिख सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट कम करना है, ये तो साइंस एंड टेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एलोकेट करना है पैसे को, रेयर डिसीजेज में, ये सारी चीज़ें आप खुद से भी लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है, ऑफ कोर्स रेयर डिसीजेस को जितनी जल्दी स्क्रीन कर लिया जाए, डायग्नोस कर लिया जाए उतना ही, या डिटेक्ट कर लिया जाए उतना ही उसका ट्रीटमेंट इफेक्टिव हो जाता है। तो स्क्रीन करना और डिटेक्ट करना रेयर डिसीजेस को एट द अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज इज ऑल्सो वन ऑफ द एम्स और ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो ये तो हमने एम्स की बात कर ली, एम्स तो आप खुद भी 3-4 लिख सकते हैं। अगर हम प्रोविजंस की बात करें, पॉलिसी और क्या क्या कहती है, पॉलिसी जो है कैटेगराइज करती है 3 ग्रुप्स में। 3 ग्रुप्स में रेयर डिसीजेस को बेसिकली कैटेगराइज किया गया है। ग्रुप 1 क्या कहता है, जिन तरह के डिसऑर्डर्स को वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। वन टाइम का मतलब एक सर्जरी होकर वो ठीक हो सकता है। किसी तरह की ल्यूकीमिया में, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ बहुत रेयर है, 12 लाख लोगों में से किसी एक को होता है, ऐसी बहुत सारी रेयर डिसीज हैं। ठीक है, तो फिर आप ये ग्रुप 1 बेसिकली वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, उन्हें एक सर्जरी करके ठीक किया जा सकता है। ग्रुप 2 क्या होता है, जिसमें
लॉन्ग टर्म या लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लगेगी, इस तरह की रेयर डिसीजेस। ग्रुप 3 क्या होता है, जिसमें हमें पता है कि एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है पर वो महंगी बहुत है, ठीक है, तो ये यहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो बेसिकली ये जो पॉलिसी है, प्रोविजन हमने देख लिया, पहले तो आपने कैटेगराइज कर दिया, तो फिर आप क्या करोगे, आप फिनेंशियल सपोर्ट दोगे। जो ग्रुप 1 में आते हैं, जिनको वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट देके उनको ठीक किया जा सकता है, तो उनको बेसिकली 20 लाख तक का सपोर्ट, फिनेंशियल सपोर्ट सरकार प्रोवाइड करती है राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत। आप जानते हैं राष्ट्रीय आरोग्य निधि के बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं, ओके। तो उसके तहत बेसिकली आपको 20 लाख तक का सपोर्ट दिया जाता है, ये बात हम जानते हैं, ओके। और साथ ही में ऑफ कोर्स आप खुद सोचिए, क्योंकि रेयर डिसीजेस का खर्चा बहुत ज़्यादा है, एक इंसान का 1 करोड़ का 1 साल का खर्चा है, तो वैसे भी है ना बहुत ज़्यादा होता होगा। तो और क्या सोचती होगी सरकार के क्राउड फंडिंग हो सके, कुछ वॉलंटरी, अगर हम टीबी के बारे में देख रहे हैं, निक्षय मित्राज या टीबी मित्राज, है ना, तो ऑफकोर्स इसमें भी कुछ ऐसा देख रहे होंगे कि वॉलंटरी क्राउड फंडिंग कुछ हो जाए, है ना, या कोई इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट डोनर्स हैं वो करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें है कि दे कॉल इन और दे मेक एन अपील कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट डोनर्स हैं, दे शुड ऑफ कोर्स डेफिनेटली डोनेट फॉर अ कॉज, ओके। और क्या हो सकता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, वो हमें बनाना है। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस कैसे बन सकते हैं, ये भी आपको ऑफ कोर्स पता ही है कि बेसिकली हमें अपने जो ऑलरेडी कुछ हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, जैसे इसमें 8 हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं जिन्हें हमें सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस तक अपग्रेड करना है। अब अपग्रेड करने के लिए जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं, ये सब वगैरह भी हमें अपग्रेड करनी पड़ेंगी। तो इन 8 बेसिकली जो हमने सिलेक्ट किए हैं हेल्थ फैसिलिटीज़, इनको हमने 5 करोड़ तक का सपोर्ट भी देने की बात की है केंद्रीय सरकार ने, ताकि वो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बन सके और रिसर्च एंड डेवलपमेंट यहाँ पे इंडिजिनस कर सके। और नेशनल रजिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी नई तरह की रेयर डिसीज़ या कितनी, जैसे फॉर एग्जांपल एक तरह की रेयर डिसीज़ है, उसके इंडिया में कितने पेशेंट्स हैं, वो हॉस्पिटल लेवल पे रखा जाए, ठीक है। ये आप लिखेंगे, देखिए ऑफ कोर्स अगर क्वेश्चन आया आपके ऊपर, ठीक है, आपके पास रेयर डिसीजेस की एनपीआरडी में 2021 की, बताइए, ठीक है, तो आप ऑफ कोर्स शुरू कहाँ से करेंगे, आप रेयर डिसीजेस को डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे, आप ऑफ कोर्स डिफाइन करेंगे कि जैसे यहाँ पे लिखा है कि इनफ्रीक्वेंट, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल 1 in 10,000, या मतलब जो वेरी लेस प्रेवलेंट डिसीजेज है ना, जो 1 in 10,000 या 6 in 10,000, तो उसे हम रेयर डिसीज कहते हैं। हेल्थ कंडीशन ऑफ लो प्रेवलेंस दैट अफेक्ट्स अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, ओके, इन्हें हम रेयर डिसीजेस कहते हैं। फिर आप इतना लिख के, रेयर डिसीजेस डिफाइंड एज अ हेल्थ कंडीशन ऑफ लो प्रेवलेंस दैट अफेक्ट्स अ स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। फिर आगे क्या कीजिएगा, इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, एक और दो, जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आप स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एट्रोफी या फिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लिख सकते हैं, या फिर हीमोफीलिया लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 1-2 एग्जाम्पल लिख के यूर डन, ये इंट्रोडक्शन आपका तैयार हो गया। इंट्रोडक्शन तैयार होने के बाद आप ऑफ कोर्स कुछ ये भी लिख सकते हैं कि इन इंडिया देयर आर अराउंड 100 मिलियन पेशेंट्स, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है ना। तो इसीलिए वी ब्रॉट, ये हमने बॉडी शुरू कर दी, इसीलिए वी ब्रॉट एनपीआरडी 2021। फिर उसके बाद आप लिखेंगे एम्स क्या है उसके, 3-4 एम्स लिख दीजिएगा। फिर प्रोविजंस लिख दीजिएगा कि सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बनाना है, और क्या करना है, नेशनल रजिस्ट्री तैयार करनी है, ऑल्टरनेट फंडिंग की, क्राउड फंडिंग की भी हम बात करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट 1 टाइम 20 लाख, कैटेगराइजेशन की है, ये सब लिख दीजिएगा, ठीक है। और देखिए कुछ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे 80% से ज़्यादा जो रेयर डिसीजेज है ना, वो जेनेटिक इन ओरिजिन है, ठीक है, उसका कोई ना कोई आप लेके पैदा होते हो उसे। और ऑफ कोर्स ये तो आपको पता है 80% ऑफ जो डिजीजेस हैं वो जेनेटिक ओरिजिन की है, इसीलिए तो 80% ऑफ जो रेयर डिजीजेस हैं वो बच्चों में हैं, चिल्ड्रन में हैं, ये आप जानते हैं। इसके बारे में आई थिंक आप थोड़ा सा अपना ऑब्जर्वेशन लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए एक और मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट
एक टॉपिक बताने वाली हूँ। ओके, पहले हम यही डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमेशा पता है जब आप अपने IR को प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली मैं यहाँ पे GS2 की बात कर रही हूँ, जब भी आप अपने IR को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम यूजुअली फोकस करते हैं इंडो पैसिफिक। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इंडो पैसिफिक का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना एक्सपैंड होता जा रहा है, इतनी सारी कंट्रीज इस अम्ब्रेला में ऐड होती जा रही हैं कि नो डाउट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेकिन आई थिंक क्योंकि जो भूटान है उनके PM ने लोटे शेरिंग, उन्होंने रिसेंटली कुछ बहुत बड़ा कहा है इंडिया से रिलेटेड, चाइना से रिलेटेड, उनके बॉर्डर डिमार्केशन से रिलेटेड। तो डेफिनेटली देयर इज नो डाउट कि आपसे इंडिया भूटान रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर मे बी इंडिया का रिलेशन विद, ऐसे पूछ सकते हैं कि इंडिया रिलेशन विद नेपाल एंड भूटान, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि लैंडलॉक्ड कंट्रीज है ना ये हमारे ईस्ट पे। तो ये आपसे डेफिनेटली पूछा जा सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है मे बी कि अब क्वेश्चंस मुश्किल आते हैं, अब ऐसे रट्टोफाई करने वाले क्वेश्चंस नहीं आते। तो आप अगर नहीं आपका एक एनालिटिकल बनता जो माइंडसेट, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कैसे इंडिया भूटान रिलेशंस में चाइना is a very important factor. It's a very important question and also quite difficult one, because you wouldn't muster enough points to jot down and write and replicate there, right? तो आप of course एक तो border वाला, एक डोकलाम, ये सब कुछ आपको याद आएगा। ओके, फिर आपको ये भी ऑफ कोर्स पता चले, ये भी आप लिख सकते हैं कि हमारे LAC पे ऑलरेडी स्टैंड ऑफ चल रहा है और यूनिलैटरली वो स्टेटस को चेंज किया गया है। एंड भूटान ऑफ कोर्स हैज़ बीन अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स, सो मच सो कि इनकी खुद के कोई एम्बेसी नहीं है, ये इंडिया की एम्बेसी के साथ बाकी कंट्रीज़ के साथ डील करते हैं। इंडिया की एम्बेसी जहाँ पे भी है, जैसे अमेरिका कहीं पे भी, तो इंडिया की एम्बेसी इज़ ऑल्सो भूटान, इस भूटान ऑल्सो, मतलब भूटान के जो रिश्ता है US के साथ, वो इंडिया की एम्बेसी के थ्रू हो रहा है। इतनी घनिष्ठ हमारी हमारा रिश्ता है। और यही एक कंट्री रह गई है जो चाइना की आर्म्स में नहीं गई है अभी तक। बाकी सारी कंट्रीज, नेपाल आप देख लीजिए, श्रीलंका तो वैसे ही, पाकिस्तान का तो कहना ही कुछ नहीं है। तो सारी कंट्रीज कहीं ना कहीं यू कैन से कि चाइना के इन्फ्लुएंस में आ चुकी हैं। यही कंट्री है जो अभी तक एक अनशेकेबल हमारे साथ दोस्ती निभा रही है, अनकंडीशनल ऑल्सो। ओके, तो अगर यहाँ पे कुछ चेंज आता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये, आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत छोटा देश है, क्या एक क्वेश्चन आ जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। ओके, तो आप प्रिपेयर करके जाइए, यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड मटेरियल इन विजन IAS कंपाइलेशन, सो यू कैन रेफर टू इट। Okay, all eyes on border talks between Bhutan and China as King begins India visit. अब देखते हैं, खैर ये तो 2-3 दिन में हमें और बातें पता चलेंगी कि PM मोदी ने किंग के साथ मिलकर क्या बातें की, क्या कोई अग्रीमेंट साइन हुआ, क्या आउटकम निकले, तो हम डेफिनेटली उसको भी कवर करेंगे। लेकिन हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। भूटान के जो 5th किंग हैं, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, he has arrived in Delhi on Monday afternoon at the invitation. Okay, he is arriving. Okay, now of course he has arrived at the invitation of President Draupadi Murmu. तो हमारी सबकी आंखें इसी बात पे गड़ी हुई हैं कि PM मोदी के साथ उनकी क्या बातें होंगी, क्या भूटान चाइना के जो बॉर्डर टॉक्स चल रहे हैं वो उस पर कोई बातचीत होगी कि नहीं। डेफिनेटली होगी, और हम देखना चाहते हैं कि क्या बात होगी। अब आप जानते हैं कि जो भूटानीज किंग है मेट मिस्टर मोदी इन सितंबर लास्ट ईयर, हमने कवर किया था, जब वो दिल्ली में एक स्टॉप ओवर ब्रिटिश क्वीन जो थी एलिजाबेथ II, उनके फ्यूनरल पे जाने से पहले बीच में रुके थे। स्टॉप ओवर आप कह सकते हैं, उन्होंने दिल्ली में लिया था। लेकिन ये इतनी बड़ी हाई लेवल मीटिंग ये फर्स्ट ऐसी होगी उसके बाद जब भूटान और चाइना की जो टॉक्स हैं, दे हैव मेड रैपिड प्रोग्रेस। ओके, इतना कि उनके PM ये कह रहे हैं भूटान के 1 और 2 मीटिंग्स और हैं, उसके बाद हमारी बॉर्डर डिमार्केशन ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो इतना रैपिड प्रोग्रेशन हो रहा है, तो वी आर डेफिनेटली स्कैर्ड। ओके, खैर ये बहुत सिनिकल है, पर अब हम क्या कर सकते हैं। हमारा एक दोस्त है, फिर हमारे कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी हैं, फिर एक ट्राई जंक्शन बहुत छोटा सा है, चुम्बी वैली, मतलब बहुत सारे इंटरेस्ट हैं हमारे। Mr. Modi and Bhutan's PM Lote Shering have spoken on the, अब देखिए बहुत बार PM मोदी और जो शेरिंग है वो बात करते रहते हैं, जो PM है, पर मिले नहीं हैं अभी तक। ओके, 2020 से लेके अभी तक।
इंडिया वेरी, आप जानते हैं अक्टूबर 2021 में भूटान और चाइना ने साइन किया था एक MOU, एक 3 स्टेप रोड मैप पे। 3 स्टेप क्या है एग्जैक्टली वो किसी को एग्जैक्टली नहीं पता, बट 3 स्टेप वे में उन्होंने कहा था कि हम बॉर्डर डिमार्केशन करेंगे, बॉर्डर रेजोल्यूशन करेंगे। ओके अब देखिए, हमें डर है कि कोई एक स्वैप अरेंजमेंट ना हो जाए। स्वैप अरेंजमेंट हो जाएगी तो इट इज़ वेरी सीरियस, क्योंकि जो डोकलाम वाला एरिया है वो छोटा सा एरिया है। चाइना क्या कहेगा, चाइना कहेगा अरे मैं आपको इतने बड़े बड़े एरियाज दे रहा हूँ आपके नॉर्दर्न साइड पे, आप बस अपने वेस्टर्न वाला जो साइड है यहाँ पे छोटा सा एरिया है डोकलाम के पास, वो हमें दे दो। उनके लिए तो बेनिफिशियल ही है, भूटान के लिए, पर हमारे लिए बहुत खतरा है, क्योंकि वही वाला एरिया ऐसा है जो चिकन नेक कॉरिडोर के पास है, और आगे थोड़ा सा अगर हम जाएं वही वाला एरिया ऐसा है जो हमें अपने नॉर्थ ईस्ट से जोड़ के रखता है। तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि ऐसा तो कुछ नहीं हो जाएगा, स्वैप अरेंजमेंट तो नहीं हो जाएगा। हम सारे इसी बात से लेके काफ़ी परेशान हैं। इन जनवरी 2023 आप जानते हैं भूटान और चाइना ने अपने टॉक्स कंडक्ट किए थे कुनमिंग में। कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से आपको याद आया कि अभी रिसेंटली एक प्रोटोकॉल भी साइन हुआ है CBD का, ठीक है। तो कुनमिंग इज़ इन चाइना। तो वहाँ पे उन्होंने टॉक्स होल्ड की थी, और उन्होंने कहा कि हम एक पॉजिटिव कंसेंसस पे पहुँचे हैं कि हम आगे कैसे चलेंगे अपनी टॉक्स में। तो हम डर गए, हम 3 दिन बाद ही हम चले गए वहाँ पे भूटान में। क्या हुआ बताइए हमें भी, आपके बीच में क्या क्या बातें हुई, ठीक है। रो ओवर कमेंट्स व्हाइल अ विजिट टू यूरोप लास्ट वीक। लास्ट आप जानते हैं जो बेल्जियम एक न्यूज़पेपर को लोटे शेरिंग ने बातें कही, तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पे 3 इक्वल, कोई छोटी कंट्री नहीं है, कोई छोटी बड़ी कंट्री नहीं है, 3 इक्वल कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। तो अगर इस पे कोई भी बातचीत होगी, अगर हम ट्राई जंक्शन की बात करें डोकलाम के आसपास वाले रीजन की, तो तीनों का इक्वल से होना चाहिए उसमें। ये चीज़ यहाँ पे हमें पता चली डोकलाम ट्राई जंक्शन के आसपास डिस्प्यूट जो चल रहा है उससे रिलेटेड। पर बाकी अपने उनके जो बॉर्डर डिमार्केशन है जो आज तक हुआ ही नहीं है भूटान और चाइना के बीच में, वो काफ़ी रैपिडली चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ भूटान एंड इंडिया सो फार अब आप जानते हैं कि हम इतना डर गए हैं कि हमारे यहाँ की ऑपोजिशन भी यही कह रही है, भूटान एंड इंडिया सो फार अनशेकेबल रिलेशनशिप इज फेसिंग अ चैलेंज फ्रॉम एन अग्रेसिव चाइना। ओके यही बातें यहाँ पे लिखी हैं। लेकिन फिर लोटे शेरिंग ने थोड़ा क्लियर करते हुआ कहा कि देखिए मैंने कोई भी नई बात नहीं कही है, मेरी पोजीशन अभी भी वही है, यानी कि भूटान की पोजीशन अभी भी वही है। अब आप जानते हैं कि दोनों ही ऑफिशियल्स ने कुछ नहीं कहा कि ये टॉक्स उठाई जाएंगी मिस्टर मोदी और किंग के बीच में या नहीं। Meeting PM-EAM in a statement that was timed with the Bhutan government's announcement of the king's visit। अब वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि हमारा जो किंग की विजिट हो रही है, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा दिस इज अ लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन ऑफ हाई लेवल एक्सचेंजेस बिटवीन द 2 कंट्रीज। ओके और हम बायलेटरल कोऑपरेशन के जितने भी डायमेंशंस हैं, स्तर हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और हम और एडवांस करेंगे अपने बायलेटरल पार्टनरशिप को। ये सारी बातें हमने कही हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब एक और चीज़ आप जानते हैं, हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिलीज़ की गई है, क्वाइट इंटरेस्टिंग है ना। तो और काफ़ी हम वेट भी कर रहे थे, 2015 से 20 तक की जो फॉरेन पॉलिसी थी उसी को एक्सटेंड कर दिया गया था, 3 साल से हम उसी को अप्लाई कर रहे थे, तो एक नई पॉलिसी की बहुत ज़रूरत थी। अब यहाँ से भी कुछ भूटान का लिंक है, ठीक है। It brings strategic and economic interest into trade transit ties। अब यहाँ पे क्या भूटान का लिंक है क्योंकि भारत ने एक शिफ्ट किया है अपने स्टैंड पे, अपने स्टैंड पे। ओके अलाउइंग ट्रांजिट ऑफ गुड्स एंड in and out of neighboring countries, the new foreign trade policy has introduced an additional consideration in providing such trade transit facilities for adjacent countries in their strategic and economic interest। तो बेसिकली क्या है कि जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज होती है ना, आप जानते हैं उनके लिए बहुत ही लैंड लॉक्ड का मतलब उनका कोई आसपास है ही नहीं है, सब कंट्रीज ही कंट्रीज है, लैंड ही लैंड है आसपास, कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं है कि वो शिप कर दे अपने किसी एक्सपोर्ट को या इंपोर्ट को मंगवा ले। तो आसपास जो कंट्रीज है ऑफ कोर्स उनसे होके ही गुजरना पड़ेगा ना, तो वो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है कि उनकी डिसेबिलिटी नेचुरल है उनके ऊपर, उनको ऐसा लगता है। तो खैर ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आसपास वाली सराउंडिंग देशों की कि वो उनके ट्रांजिट, उनके गुड्स के ट्रांजिट को अलाउ करें। वैसे ही हम we happen to be a country, a surrounding country for say Bhutan and Nepal, these are landlocked countries, right। तो हमारे यहाँ से होके जाए उनके गुड्स, या वहाँ तक जा रहे हैं तो हमारे यहाँ से होके जाए, ये उनका कहीं ना कहीं राइट है और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको प्रोवाइड करना। लेकिन अब हमने नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में क्या एक एडिशनल जो रिक्वायरमेंट रखी है, और भी रिस्ट्रिक्शंस पहले थोड़ी बहुत थी, पर हमने एक और रिस्ट्रिक्शन लगा दी है
कि जो ट्रांजिट है उसकी अलावेंस हमारे स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए, तो यहाँ स्ट्रेटेजिक से तो चाइना वाला फैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो चेंज हुआ है हमारी लैंग्वेज में, आप समझ रहे हैं कि लैंग्वेज चेंज होने से, टोन चेंज होने से, everything gets changed. Okay, as well as subtle shift in the stance of trade in the neighboring countries, a new policy released by Commerce and Industry Minister. Okay, वही सारी चीजें देखते हैं, क्या पता इस पे भी कोई बात हो। ट्रांजिटिव, अब देखिए पहले क्या था जो 2020 तक चल रहा था, यानी कि अभी तक चल रहा था, क्योंकि कोविड आया, फिर उसके बाद रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तो अभी तो हम वही फॉलो कर रहे थे। पहले ये लिखा हुआ था ट्रांजिटिव गुड्स थ्रू इंडिया फ्रॉम और टू कंट्रीज एडजेसेंट टू इंडिया शैल बी रेगुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द, तो जो भी हमारी बायलेटरल ट्रीटीज जैसे इंडो भूटान या फिर इंडो नेपाल 1950 वाली साइन हुई है, उसके तहत रेगुलेट किया जाएगा इस ट्रांजिट को, है ना, बिटवीन इंडिया एंड दोज कंट्रीज, एंड विल बी सब्जेक्ट टू, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी, इट वुड बी सब्जेक्ट टू, जो रिस्ट्रिक्शन है वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है भारत के, वो कुछ रूल्स बनाएंगे इन अकॉर्डेंस विद द इंटरनेशनल कन्वेंशन। सिर्फ वही रिस्ट्रिक्शंस हैं और कोई फालतू रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी या फिर कोई कंडीशंस नहीं होंगी। पर अब हमने एक एडिशनल यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब क्या लैंग्वेज है, जैसे हम पढ़े यहाँ पे, such transit of goods shall be enabled and regulated in accordance with strategic and economic interests of India as well as the bilateral treaty वाली चीज अभी भी हमने रखी है कि उसके तहत हम ट्रांजिट अलाउ करेंगे जो भी हमारे bilateral treaty में लिखा गया है। पर हमने ये भी कहा है कि एक और कंडीशन है, एक स्ट्रेटेजिक और एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ओके, और एक और चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ और चेंज भी आया है। while the previous policy empowered DGFT to frame schemes to issue necessary instructions to promote trade and strengthen economic ties with neighboring countries, पहले देखिए क्या लिखा था, if it is written here regulated and no it is not written here, पर पहले क्या लिखा हुआ था कि जो DGFT है वो और रूल्स भी बनाएंगी ताकि हम प्रमोट कर सकें, स्ट्रेंथन कर सकें हमारी नेबरिंग कंट्रीज के साथ ट्रेड का, इकोनॉमिक टाइज का। लेकिन अभी क्या है, DGFT वो रूल्स बनाएगी जो प्रमोट कर सके पर रेगुलेट भी कर सके ट्रेड को। इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के खिलाफ ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़, अब हम देख रहे हैं कि किंग आए हैं, भूटान किंग, तो ऑन अ 3-day विजिट टू इंडिया, मे बी इट वुड बी टेकन अप। और फिर नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रचंड, वो भी पुष्प कमल दहल प्रचंड, वो भी आने वाले हैं बायलेटरल ट्रिप पे काफ़ी ही जल्दी, तो हम ये शायद उनके द्वारा भी उठाया जाए अगला मुद्दा। अब देखिए बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं या एनालिस्ट हैं कि ये WTO के खिलाफ जा रहा है, या फिर अगर ये जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है वो हमें WTO को मद्देनजर रखते हुए इसको फॉलो करना चाहिए। WTO क्या कहता है, अगर हम देखें आर्टिकल 5 जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, काफ़ी बिल्कुल कॉमन सेंसिकल है। अगेन ये चीज़ भी आप खुद से सोचिए, अगर फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट नहीं होगा लैंडलॉक्ड कंट्रीज के पास, तो वो तो कोई एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते फिर, या इम्पोर्ट ही नहीं कर सकते। ओके, ऑल्दो मतलब आप कहेंगे एयरपोर्ट वगैरह, पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लैंड रूट से भी जा सकती हैं, मे बी वाटर के रूट से जाए, पर उसके लिए कोई एक साथ वाली कंट्री का सहयोग चाहिए, ठीक है। तो जो आर्टिकल 5 है जनरल अग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड का, गैट का, जो विच इज द प्रिकर्सर ऑफ WTO, आर्टिकल 5 उसका कहता है कि फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज की है, इट इज़ अ गारंटीड राइट। ओके, तो वो बेसिकली नहीं इन्फ्रिंज होना चाहिए। और जो WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन है, जिसका इंडिया भी डेफिनेटली पार्टी है, वो भी यही कहता है that regulations in connection with traffic in transit imposed by members shall not be applied in a manner that would constitute a disguised restriction on traffic in transit। तो आप बेसिकली आपका इंटरेस्ट कुछ और है, आप उनको डराना चाहते हैं, अपना स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, और वैसे आप बेसिकली बस ऐसे ही कह दे कि हम तो रेगुलेशन सब पे लगा रहे हैं, ऑल ऑफ दैट। गवर्नमेंट टू एक्सपैंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल रिस्क अंडर एक्सपोर्ट गारंटी स्कीम, तो यहाँ पे भी बेसिकली वही है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में और क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो एक्सपोर्टर्स जो हैं दे वुड सून बी एबल टू गेट इंश्योरेंस कवर फॉर सम लॉसेस सफर्ड ऑन अकाउंट ऑफ कंट्रीज सडन इम्पोजिशन ऑफ बैरियर्स। अब देखिए क्या है, हम क्या करेंगे कि हम अभी तक क्या है, जो हमारी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन है वो इंश्योरेंस या कंपनसेशन देती है उन एक्सपोर्टर्स को जिनके लॉसेस होते हैं, मे बी जो उनके बायर्स हैं, है ना, यानी कि जो इनको इम्पोर्टर्स हैं हमारे एक्सपोर्टर्स के, वो इंसॉल्वेंट हो जाए, यानी कि वो बैंकरप्ट हो जाएं, या फिर वो अपनी पेमेंट पे डिफॉल्ट करें। इन तरह के केसेस में हमारी जो ECGC है वो उनको कंपनसेट करती है। पर
और साथ ही में पॉलिटिकल रिस्क के केस में भी, जैसे वॉर हो जाए, सडन कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो जाए, तो उस केसेस में भी। लेकिन अभी तक कोई भी एंटी डंपिंग या नॉन टेरिफ बैरियर्स, इसके केस में कोई कंपनसेशन नहीं मिलता। लेकिन अभी क्या है, पॉलिटिकल रिस्क जो है जिसके तहत कंपनसेशन मिलता है, उसमें हम एक और एडिशनल चीज़ लिख रहे हैं कि पॉलिटिकल रिस्क में वो भी चीज़ आएगी कि क्या हुआ, आपने यहाँ से एक्सपोर्ट किया, तो आपने जैसे ही एक्सपोर्ट किया और वहाँ इंपोर्ट पहुँचने से पहले क्या हुआ, बहुत इतनी क्विकली सामने वाली कंट्री ने, इंपोर्टिंग कंट्री ने अपने को चेंज कर दिए, कुछ नए नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा दी कि इतनी क्वांटिटी आ सकती है ना। नॉन टैरिफ बैरियर्स आई थिंक आप समझते हैं, ठीक है। टैरिफ क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स, लेकिन नॉन टैरिफ का मतलब आप कहते हैं कि क्वांटिटी इतनी आएगी जो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो उतना कोई आपको एक्सपोर्ट भी नहीं करेगा, तो ये नॉन टैरिफ बैरियर है। कि या फिर आप कहते हैं कि ये अगर गुड्स इकोलॉजिकली गुड हैं तभी हम मंगाएंगे, इको फ्रेंडली है तभी मंगाएंगे, ऐसा कुछ वो सडनली इम्पोज कर दें, तो इस केस में भी आपको कॉम्पनसेट किया जाएगा। और जो नई पॉलिसी है ऑल्सो प्रोमिसेस टू सेट अप एन इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी टू एग्जामिन MSME ट्रेड रिलेटेड ग्रीवेंसेस ऑल्सो। Family of 4 from Gujarat drowns while illegally crossing river to reach US। अब देखिए जो इलीगल माइग्रेशन है, हमने रिसेंटली क्या देखा, कनाडा में बहुत सारे बच्चों को डिपोर्ट किया जा रहा है। 700 के करीब बच्चे जो हैं जलंधर वाले एरिया से जो गए हैं, अमृतसर जलंधर, उनको वापस भेजा जा रहा है क्योंकि वो इलीगली माइग्रेटेड है। एक काफ़ी माफिया चल रहा है, यानी कि पंजाब के ही एक कोई, आई थिंक मिस्टर मिश्रा कोई ऐसे करके हैं, जिन्होंने उनके फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स बनवाए, उनका वीज़ा लगवा के बाहर भेजा। लेकिन वहाँ पे जिस कॉलेज में उनको जाना था, अचानक से उन्होंने कहा कि आपकी सीट यहाँ पे कैंसिल हो गई है, फिर उनको किसी और कॉलेज में दाखिला करवाया। फिर उन्होंने जब अपने PR के लिए अप्लाई किया तो डॉक्यूमेंट्स जो चेक हुए तो फॉर्ज थे सारे के सारे, ठीक है। और बहुत सारी और चीज़ें, तो वो वापस आने हैं। और भी हम इलीगल माइग्रेशन से रिलेटेड हम देख रहे हैं कि UK कह रहा है कि हमें युगांडा भेज देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी इलीगल माइग्रेशन होती जा रही है इंग्लिश चैनल के माध्यम से एंड ऑल ऑफ दैट, तो एक थर्ड पार्टी कंट्री में डिपोर्ट कर दिया जाएगा इलीगल माइग्रेंट्स को, ठीक है। ये भी हम देख रहे हैं। और हम क्या देख रहे हैं, हमने रिसेंटली ये भी देखा कि UK और इंडिया का जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है वो इसीलिए साइन नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ की एक किसी दिग्गज मिनिस्टर ने कह दिया था कि मैं FTA तब तक साइन नहीं करूँगी इंडिया के साथ जब तक वो इलीगल माइग्रेशन या माइग्रेशन वहाँ से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रही है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स इंडियंस हैं, उस पर रोक नहीं लगा देते। विच इज़ क्वाइट आयरॉनिकल, क्योंकि वो जो खुद हैं सियोला ब्रेवरमैन, वो खुद एक इंडियन माइग्रेंट वुमन की बच्ची हैं। खैर, तो ये इलीगल माइग्रेशन वाली चीज़ है, ये हम काफ़ी देख रहे हैं। तो उसके चलते ही हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि 4 लोगों की, एक फैमिली की, पूरी इंडियन फैमिली की, गुजराती फैमिली की, महसाना डिस्ट्रिक्ट के लोगों की 4 मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो बोट है वो पलट जाती है। कहाँ पे? आप क्वेबेक और न्यूयॉर्क बॉर्डर पे। क्वेबेक इज़ इन कनाडा, आप जानते हैं, एंड न्यूयॉर्क इज़ इन US। तो US और कनाडा के बॉर्डर पे, ठीक है। तो ये बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं कि कहाँ पे हमें पता चला से, आई थिंक या सेंट लॉरेंस रिवर से हमें इनकी बॉडीज मिली हैं। They were crossing it illegally by taking a very risky boat journey across the St. Lawrence River। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चली हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपको सेंट लॉरेंस रिवर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो ये इस तरह के इंटरनेशनल वो कितने इंपॉर्टेंट है नहीं है, इट ऑलवेज रिमेन्स डिबेटेबल, क्योंकि यूजुअली अफ्रीका के रिवर्स के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन सेंट लॉरेंस रिवर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इट्स, पहली बात तो ये नॉर्थ अमेरिका में है, लेकिन ये शुरू कहाँ से हो रही है, लेक ओंटारियो से, ठीक है। लेक ओंटारियो से शुरू होके बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या करती है, जो अमेरिका की ग्रेट लेक्स हैं जो आप पढ़ते हैं, वो तो आप अपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ के जाते हैं, ठीक है। जो अमेरिका की ग्रेट लेक्स हैं उसको कनेक्ट करती है सेंट लॉरेंस रिवर नॉर्थ अटलांटिक ओशन के साथ। तो अटलांटिक ओशन को ग्रेट लेक्स के साथ कनेक्ट करने वाली जो रिवर है वो सेंट लॉरेंस रिवर है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऑफकोर्स इट ट्रेवर्सेस, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कनेडियन जो प्रोविंसेस है, ओंटारियो, क्वेबेक, है ना, न्यूयॉर्क, ये सारी जगहों से होते हुए इसको हम इसकी जर्नी देखते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता है। अब देखिए यहाँ पे हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि यहाँ पे क्या है, अभी वी विल सी थिंग्स हैपनिंग, लेकिन ये चीज़ मैं शायद कितने बार कह चुकी हूँ, मुझे खुद भी नहीं पता कि टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
क्योंकि अ लॉट इज हैपनिंग इन टूरिज्म। ओके, हमने अपनी क्रूज बनाई है बहुत बड़ी, है ना, तो वाराणसी में हमने वो देखा, बहुत सारी चीज़ें टूरिज्म में लेटली हो रही हैं। सो प्रिपेयर इट, हमने धर्मशाला डिक्लेरेशन साइन होती हुई देखी है। सो वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। हमने G20 में भी रिमोट एरियाज में हम अपनी कॉन्फ्रेंसेस को होल्ड कर रहे हैं, मीटिंग्स को होल्ड कर रहे हैं, ताकि हम दिखा सकें अगर देखो हमारा देश है, तो देखो अपना देश है हमारे डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए, तो देखो हमारा देश है फॉरेन टूरिस्ट के लिए। बहुत सारी और चीज़ें जो आप स्वदेश दर्शन 2.0 आ गया है, अम्बेडकर सर्किट, है ना, और भी बहुत सारे ऐसे आप जानते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ इससे पहले कि इस आर्टिकल को हम शुरू करें। तो जो भी टूरिज्म पे आपका क्वेश्चन आए ना, GS1 में आए, GS3 में आए, तो आप क्या कीजिएगा, आप उसका एक क्लीशे, एक कंक्लूजन तैयार करके जाएंगे। और कंक्लूजन हमें हेडलाइन से ही मिल जाता है। वो क्या है, द अबव स्टेप्स, या फिर जो भी आप वे फॉर्म में लिखेंगे, द अबव स्टेप्स नीड टू बी टेकन इन ऑर्डर फॉर इंडिया टू बिकम अ 1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी बाय 2047। ठीक है, ये आप रट के जाइए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, दिस इज अ फिट conclusion for you. The above steps need to be taken in order for the India to become a $1 trillion tourism economy by 2047, है ना। तो ये आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। India wants to be a $1 trillion tourism economy by 100 million international visitors। हम चाहते हैं 100 million international visitors आए by 2047। अमृतकाल की हम बात कर रहे हैं। ओके, जब अमृतकाल अगले 25 साल है, द सेंटेनरी, अब जानते हैं आप ये सारी चीज़ें। इन ऑर्डर टू अचीव दिस, इसके लिए हमें क्या करना है, फोकस हमारा बेसिकली जो गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव्स हैं PPP मोड में, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में, ये इनको हम और रैंप अप करेंगे। ओके, तो ये G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग है सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में हुई है, वहाँ पे हमारे टूरिज्म मिनिस्टर G किशन रेड्डी जी ने कहा है। और क्या कहा है यहाँ पे अगर हम देखें, it will also make India maximize its potential in order to give an impetus to the tourism। अब देखिए, आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का एक विजन डॉक्यूमेंट है, विजन इंडिया 2023। तो ये बेसिकली इट इनवाइट्स द एंटायर वर्ल्ड। जो विजन इंडिया 2023 है, उससे भारत इनवाइट करता है पूरे संसार को कि आप आइए, हम आपको इनवाइट करते हैं, आप इंडिया को आगे एक्सप्लोर कीजिए। ठीक है, और देखिए कि यहाँ पे कितना टूरिज्म पोटेंशियल है। द फर्स्ट G20, ओके, आप जानते हैं जो पहला G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई थी रण ऑफ कच्छ में, गुजरात, है ना। और फिर उसके बाद हमने 200 बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, 40 यूनेस्को लिस्टेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, स्टेट एंड नेशनल, ये वही सारी बातें लिखी हैं, हैड बीन हाईलाइटेड। हमने क्या क्या हाईलाइट किया है कि भारत में क्या क्या है अभी तक। ठीक है, तो इतनी सारी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं, है ना, और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, तो ये सब कुछ हम हाईलाइट कर रहे हैं। प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, ग्रीन टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म पे, है ना, और डिजिटाइजेशन पे, स्किलिंग पे, लाइवलीहुड डेवलपमेंट पे। जो वहाँ के लोकल्स हैं उनका सोचिए आप कितना ज़्यादा भला होगा। tourism, MSMEs and destination management। okay, of course these are the things। अगर बाई चांस आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अगर हमें $1 ट्रिलियन टूरिज्म इकोनॉमी बनना है 2047 तक, तो कुछ हमारे फोकस एरियाज होने चाहिए, तो आप यही छाप देना कि ग्रीन टूरिज्म होना चाहिए, स्किलिंग होना चाहिए, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट होना चाहिए। ओके, तो वही, और 2 मेगा ट्रेल्स भी हम प्लान कर रहे हैं, मेगा एडवेंचर टूरिज्म ट्रेल्स। एक होगा हिमालयाज और गंगा दिस ईयर। तो ये यहाँ लिखा है, द मिनिस्ट्री विल वर्क विद स्टेट्स एंड इंडस्ट्रीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द 2 ट्रेल्स। ओके, दीज ट्रेल्स वुड बी फॉलोड बाय अदर्स। इसके बाद हमें गंगा हिमालय के ट्रेल के बाद, ट्रेल इन द सेंस वो पूरा जो रूट है ना वो डिफाइंड होता है टूरिज्म के लिए, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो वो चीज़, और उसके बाद हम क्या देखेंगे, और ट्रेल्स को भी देखेंगे। नर्मदा ट्रेल फ्रॉम अमरकंटक इन मध्य प्रदेश टू अरेबियन सी। ओके गुड, कावेरी रिवर ट्रेल देखेंगे हम उसकी रूट के अलोंग पूरा। वेस्ट कोस्ट ट्रेल देखेंगे कच्छ टू कन्याकुमारी, ईस्ट कोस्ट ट्रेल देखेंगे वेस्ट बंगाल टू कन्याकुमारी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। और आप जानते हैं कि जो हमारी टोपोग्राफी है, आप देखिए सुई जनरस आप कह सकते हैं कि हम तो पने ही टूरिज्म इतना पोटेंशियल है नेचुरली, तो वी शुड डेफिनेटली लीवरेज इट। रिकॉलिंग वाइकॉम सत्याग्रह दैट लेड टू ओपनिंग ऑफ टेम्पल डोर्स टू लोअर कास्ट, वेरी इंपॉर्टेंट।
प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से, मेंस के भी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सत्याग्रह आप जानते हैं कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच इज़ अ वेरी ब्रॉड वन, कि जो गांधीयन सत्याग्रह है वो डेफिनेटली बहुत सारी मूवमेंट्स को उसने इंस्पायर किया, है ना। गांधीयन सिविल डिसोबीडियंस, गांधीयन मूवमेंट्स ने बेसिकली, तो वाइकॉम सत्याग्रह उसमें से एक बहुत बड़ा सत्याग्रह है ऑलरेडी। और क्या लिख सकते हैं, और आप जानते हैं ऑल्दो मिस्टर अम्बेडकर और मिस्टर गांधी दे हैड सर्टेन प्रॉब्लम्स, दे हैड सर्टेन डिफरेंसेस ऑन वेरियस पॉइंट्स, राइट। लेकिन उसके बाद भी जो महार सत्याग्रह है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था, it was inspired by Gandhian movement. So you can write about that too. You can write about और भी, और जो हुए NCM हुआ और ये सब वगैरह आप लिख सकते हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में लिख सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप लिखिए उसमें, अगर ऐसा ब्रॉड क्वेश्चन आता है। लेकिन सपोज कीजिए एक स्पेसिफिकली वाइकॉम सत्याग्रह पे क्वेश्चन आ गया, जो आ सकता है आपकी GS4 में भी। क्या है ना, GS4 में पर्सनालिटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, और कुछ नया नहीं है कि UPSC ने आउटलायर क्वेश्चन पूछने शुरू कर दें। अगर आप GS4 का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, क्वेश्चन सिलेबस उठाएंगे, तो सिलेबस में आपको लिखेगा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट। तो उन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज में से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे वो सावित्री बाई फुले पे क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी और पे भी क्वेश्चन हो, जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हैं। तो इट्स क्वाइट ऑन द लाइन्स ऑफ द सिलेबस ओनली, पर हम प्रिपेयर नहीं कर रहे, वो अलग बात है। तो इसीलिए बाई चांस पेरियार पे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि पेरियार को ही, जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन थी वाइकॉम सत्याग्रह, उसको काफ़ी लोग जानते हैं। तो पेरियार पे क्वेश्चन आ सकता है, वाइकॉम सत्याग्रह पे क्वेश्चन आ सकता है आपके GS1 में एक फुल फ्लैश्ड। तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि क्या पूरी स्टोरी बताई हुई है। वाइकॉम इज इन केरला, आई होप यू गाइज नो इट। ओके, तो देखिए चीफ मिनिस्टर्स जो हैं केरला और तमिलनाडु के, उन्होंने इकट्ठे होकर इनॉग्रेट किया है 100 साल की जो पूरे साल सेलिब्रेशन चलेंगी। अब मैं वही आपको बता रही थी, वाइकॉम सत्याग्रह पे खुद पे पूरा फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन क्यों आ सकता है। ये चीज़ मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। जैसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, तो उसके 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं 2023 में, इंपॉर्टेंट फॉर यू, राइट। वैसे ही इसके 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं वाइकॉम सत्याग्रह के। 1923 में हमने इसके देखा था, तो इसीलिए इट्स अ बिग इवेंट फॉर यू। वाइकॉम सत्याग्रह इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो बेसिकली दोनों चीफ मिनिस्टर्स ने मिलकर इनॉग्रेट किया है सेलिब्रेशंस को, पिनाराई विजयन और स्टालिन। ओके, तो पिनाराई विजयन ने कहा है कि देखिए दोनों जो स्टेट्स हैं ना, वो हमेशा साथ खड़ी रही हैं ड्यूरिंग द सत्याग्रह, और हमारे जो फ्यूचर कोलैबोरेशंस भी होंगे वो ऐसे होंगे, पूरी कंट्री को हम बताएंगे कि दो स्टेट्स में कोऑपरेशन क्या होता है। MK स्टालिन ने रिकॉल किया कि कैसे जो वाइकॉम सत्याग्रह था, उन्होंने बाकी मूवमेंट्स को इंस्पायर किया था अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, ओके, जो और जगहों पे हो रही थी। ओके, तो उन्होंने बोला कि हमें एक यूनाइटेड बैटल लड़नी है कास्टिज्म और कम्युनलिज्म के खिलाफ। इट बिकम्स इवन मोर रेलिवेंट। तो अगर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वाइकॉम सत्याग्रह से हम सोच सकते हैं, सीख सकते हैं कि हमें यूनाइटेड बैटल लड़नी है कास्टिज्म और कम्युनलिज्म के खिलाफ, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ओके, द नॉन वायलेंट, आप अपने स्पेक्ट्रम में पढ़ते हैं, इतना डिटेल नहीं पढ़ते, फिर वाइकॉम सत्याग्रह पढ़ते हैं। तो नॉन वायलेंट मूवमेंट ही, ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी नॉन वायलेंट, है ना। अगर गांधीयन मूवमेंट से इंस्पायर्ड है तो ये शुरू हुई एक टेम्पल टाउन से जिसका नाम है वाइकॉम। कब शुरू हुई, यहाँ पे देखिए 1924 लिखा है, मार्च 30 1924। लेकिन मैं अभी आपको आगे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताऊंगी कि आप इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। It brought the Gandhian method of सत्याग्रह to the state of Travancore। Travancore में इतनी भारी मात्रा में डिस्क्रिमिनेशन थी कि जो स्वामी विवेकानंद थे उन्होंने लुनाटिक असाइलम इसको कहा था, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ भी हो रहा है, दिस इज अ मैड स्टेट, यू नो व्हाट इज हैपनिंग हियर, सो मच अनटचेबिलिटी। ओके, तो खैर मैं आपको बहुत कुछ बता सकती हूँ, पर टाइम नहीं है इतना बताने का। and marked the beginning of temple entry movements across the country। टेम्पल एंट्री आप कह सकते हैं कि कहीं, ऑफ कोर्स अभी तक आप समझ गए होंगे, कहीं लोगों को टेम्पल में एंट्री करने की इजाज़त नहीं थी, और टेम्पल एंट्री मूवमेंट ये एक थी, और उसी से बाकी टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स को प्रेरणा मिली। ओके, अगर हम देखें अर्ली 20th सेंचुरी त्रावणकोर की बात करें, तो सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में हमने क्या देखा था, बहुत सारी सोशो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। ओके, जो बेसिकली रिजिड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इस जगह पे था, उसमें हमने कुछ चेंजेस देखे थे।
तो यहाँ पे हम क्या देखा, हमने क्रिश्चियन मिशनरीज जो आ रही थी भारत में, है ना, जो 1813 में अलाउ कर दी गई थी, याद कीजिए, चार्टर एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, क्रिश्चियन मिशनरीज जो आई तो उन्होंने देखिए, आप जानते हैं कि जितने भी लोग कन्वर्ट हुए वो इसीलिए कन्वर्ट हुए क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, जो हिंदुइज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसेट था, अगर हम बी आर अम्बेडकर की धारणा द्वारा जाएं तो। ठीक है, तो जब इतनी भारी मात्रा में डिस्क्रिमिनेशन है तो आप क्रिश्चियन मिशनरीज या कोई भी अगर आपको ये बात आके कह रहा है कि आप दूसरा रिलीजन अपना लीजिए, उसमें कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। आज हमें लग सकता है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत छोटी बात है, आप एक बारी पढ़ के देखिए तो यू वुड हैव टीयर्स इन योर आईज। इट इज़ इंसेन, इट इज़ कम्प्लीटली अनबिलीवेबल कि ऐसा एक अपने फेलो इंसान के साथ कोई कैसे कर सकता है, ऐसा हो ही कैसे सकता है, और आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा किया गया था कई लोगों के साथ। तो खैर, आज आपको लग सकता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, पर व्हेन यू वुड रीड इट एंड इफ आज भी कहीं कहीं ऐसी जगहें हैं जहाँ ऐसी चीज़ें होती है, तो फिर उस समय में आके अगर आपके साथ कोई ऐसा कहे कि हमारे रिलीजन में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ऑल्दो इस पे प्लीज़ कोई और डिस्कशन मत समझिएगा, हम इसको कम्प्लीटली एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग तब कन्वर्ट होने शुरू हुए। ओके, फिर उसके बाद महाराजा राम वर्मा आए, जिन्होंने काफ़ी प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, जैसे फ्री प्राइमरी एजुकेशन दी सबके लिए, जिसमें लोअर कास्ट भी आते थे। तो 20th सेंचुरी आते आते क्या हुआ था कि कास्ट हिंदूज, क्रिश्चियंस, अवर्णाज, है ना, जो किसी वर्ण में बेसिकली कैटेगरी में नहीं रखे जा रहे थे, हिंदूज, अवर्णा हिंदूज बेसिकली, और स्पेशली जो एरवाज हम कहते हैं, एरवाज जो हैं, ये काफ़ी एडुकेटेड अलीट बनने लगे थे। लेकिन इतने एडुकेटेड अलीट बनने के बाद भी, जो महाराजा राम वर्मा जी की वजह से हो रहा था, प्राइमरी एजुकेशन फ्री ये सब होने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि जॉब्स तो अपर कास्ट के लिए ही रिस्ट्रिक्टेड थी, तो नो यूज़। ओके, तो यहाँ पे the Erewas in particular emerged the most educated and organized untouchable community in Travancore. Okay, however the government jobs were still reserved for the upper caste. In 1918 अगर हम देखें, जो कास्ट हिंदूज थे, जो अपर कास्ट हिंदूज थे, 4000 जॉब्स में से जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की 3800 उनके पास थी। तो आप यहाँ खुद देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे और साथ ही में एक और जो डिस्क्रिमिनेशन थी वो रिचुअल डिस्क्रिमिनेशन थी, जो आपकी चाहे कितनी एडुकेशनल प्रोग्रेस हो गई हो, इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो गई हो, जब रिचुअल्स में आप नहीं हो सकते या टेम्पल में आप नहीं जा सकते, तो बहुत ही ज़्यादा दुख की बात थी ये। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं, वन ऑफ द फ्यू पीपल इन त्रावणकोर, एक यहाँ पे चन्नर कम्युनिटी के एक लीडर थे, टू ओन अ कार। ही वॉज वन ऑफ द पीपल जिनके पास एक कार थी अर्ली 20th सेंचुरी में, लेकिन उनको हमेशा बेसिकली जैसे ही वो किसी ऐसी रोड पे उनकी कार जाती थी जिस रोड पे जाना अलाउड नहीं था कुछ कास्ट के लोगों को, अगर उनकी कार वहां दिख जाती थी उनको गाड़ी से निकाल के पैदल भेजा जाता था। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं, रोड टू एजुटेशन। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो टेम्पल एंट्री है, इसका जो इशू है पहली बार उठाया गया था एरेवा लीडर टी.के. माधवन। अगर आपके पास वाईकॉम सत्याग्रह से रिलेटेड फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं हो सकता टी.के. माधवन के मेंशन के बिना। तो 1917 में टी.के. माधवन एक बेसिकली एडिटोरियल लिखते हैं अपने पेपर में, देश अभिमानी। तो देश अभिमानी आपके मैच द फॉलोइंग में प्रीलिम्स में भी आ सकती है कि किसने लिखा था, क्योंकि वाईकॉम सत्याग्रह इज वेरी मच इन न्यूज। तो बेसिकली उन्होंने इस टेम्पल एंट्री का इशू उठाया था पहली बार। लेकिन अगर हम देखें गांधीयन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी, ओके, तो फिर उन्होंने 1920s के आसपास इससे इंस्पायर होते हुए और डायरेक्ट मेथड्स को प्रपोज करना शुरू कर दिया था टी.के. माधवन ने। ही हिमसेल्फ वेंट बियॉन्ड द रिस्ट्रिक्टिव नोटिस बोर्ड्स ऑन रोड नियर द वाईकॉम टेम्पल, देयर वर अपर कास्ट काउंटर। तो फिर ऑफकोर्स जब ऐसे धीरे धीरे इशू उठने लगा तो काउंटर प्रोटेस्ट भी होने लगी अपर कास्ट द्वारा त्रावणकोर में। ओके, तो महाराजा वॉज वेरी फियरफुल कि बैकलैश ना मिल जाए मेरे को अपर कास्ट या कास्ट हिंदूज द्वारा। ओके, तो इसीलिए उन्होंने और रिफॉर्म नहीं किए। फिर जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने विजिट किया साउदर्न इंडिया को 1921 में। तो 1921 में माधवन मेट हिम, ओके, एंड सिक्योर्ड हिज सपोर्ट फॉर अ मास एजिटेशन टू एंटर टेम्पल्स, और उन्होंने सपोर्ट दिया गांधी जी ने। ठीक है, तो इन द 1923 सेशन ऑफ द कांग्रेस इन काकीनाडा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी मेंशन कीजिए। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं ना जो आपके आंसर को आंसर बनाते हैं, बाकी जनरल आंसर तो काम ही नहीं करता, राइट, वो मार्क्स नहीं दिलवाएगा आपको।
तो और ऑफ कोर्स प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही। तो 2023 में अगर हम कांग्रेस का काकीनाडा सेशन के बारे में अगर आप लिखेंगे तो उसमें रेजोल्यूशन जो पास किया गया था केरला प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी द्वारा टू टेक अप एंटायर अनटचेबिलिटी एज अ की इशू। ओके, in the 1923 session of the Congress in Kakinada, a resolution was passed by the Kerala Provincial Congress Committee to take up anti-touchability as a key issue. Write about it, okay? This was followed by a massive public messaging campaign and a movement to open Hindu temples and all public roads to Avarnas के लिए, okay? वाईकॉम विद इट्स, अब आप जानते हैं वाईकॉम क्यों इतना इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन बनी इस मूवमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत ही मान्यता रखने वाला शिव का टेम्पल है। ओके, तो इसीलिए इट वाज चोजन एज अ लोकेशन फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह। अब यहाँ पे डायरेक्टली उन्होंने पहली बार तो मांग ये भी नहीं की थी कि आप मंदिर हमारे लिए खोल दो, नहीं, आसपास जो 4 रोड्स थी ना जो मंदिर तक लीड कर रही थी, उन्होंने कहा था वो हमारे लिए ओपन करो आप पहले, ठीक है। माधवन एंड अदर लीडर्स टुक द स्ट्रेटेजिक डिसीजन टू इनिशियली फोकस ऑन ओपनिंग अप द 4 रोड्स अराउंड द टेम्पल, नॉट द टेम्पल इटसेल्फ, ओके, टू अवर्नास। Early on March 13, 1924, a Nair and Erava and a Pulaya, dressed in Khaddar uniforms and garlanded and followed by a crowd of thousands people, attempted to use the roads. तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस की, क्योंकि यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है ये बात कि आप नहीं रोड को यूज़ कर सकते, और आपने क्या किया, उसको डिसोबे किया और उसको लांग के दिखाया। इट वॉज अ डायरेक्ट मेथड। दे वर स्टॉप्ड एंड अरेस्टेड, बट द नेक्स्ट मॉर्निंग 3 other men entered the forbidden roads and quoted arrest. सब जानबूझ के अरेस्ट करवा रहे थे। अरेस्ट करने से तो पब्लिसिटी होती थी, जो आज आप देख रहे हैं वही उस समय भी था, और वो पब्लिसिटी हमारे लिए बहुत जरूरी था, हर किसी के लिए, तभी तो वी कोटेड अरेस्ट, क्योंकि उससे दिखता था कि अच्छा कुछ गलत है और इनोसेंट लोगों को पकड़ा गया है, ठीक है। और ये रोज के रोज होने लगा ऐसी अरेस्ट। फिर उसके बाद हम जानते हैं पेरियार लीडर्स, जैसे पेरियार है ना, जिनको काफ़ी बार अरेस्ट किया गया, सी राजगोपालाचारी है ना, दे केम टू वाईकॉम एंड दे सपोर्टेड एंड लेड द प्रोटेस्टर्स। ओके, इन अगस्त 1924 आफ्टर द महाराजा डाइड, फिर महाराजा की जब डेथ होगी तो महारानी आई, महारानी क्वीन सेतु लक्ष्मी बाई, उन्होंने सारे प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया 1924 में ही। ओके, फिर उसके बाद लेकिन और प्रोटेस्टर्स आ गए, वो जो एंटाई वाले, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप मतलब ये लोग तो रोड्स यूज़ कर रहे थे ऑल ऑफ दैट, तो फिर उन्होंने टेम्पल अलाउ करने से मना कर दिया, टेम्पल का एक्सेस। फिर मार्च 25 में 1925 में क्या होता है, गांधी वॉज एबल टू आयरन आउट अ कॉम्प्रोमाइज, जिससे पेरियार को गुस्सा आ जाता है, पेरियार फिर उसके बाद हम जानते हैं कि कांग्रेस भी छोड़ देते हैं, आईएनसी, ठीक है। तो 1925 में गांधी जी एक कॉम्प्रोमाइज पे पहुंचते हैं कि आउट ऑफ द 4 रोड्स 3 को ओपन कर देते हैं, ठीक है। 3 को ओपन करने के लिए मान जाते हैं सारे, लेकिन एक रोड थी जिसे एक्सक्लूसिवली रिजर्व किया गया था ब्राह्मण्स के लिए। तो ये कंप्लीट तो खैर बिल्कुल भी नहीं है कि कंप्लीट फ्रीडम या कंप्लीट इक्वालिटी तो ये नहीं है, तो पेरियार वॉज नॉट हैप्पी विद दैट। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी, लेकिन फाइनली जो हमें कुछ कॉन्क्रीट यहाँ मिलता है वो 1936 में मिलता है। 1936 में जो महाराजा ऑफ त्रावणकोर है वो साइन करते हैं हिस्टोरिक टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन को, जो रिमूव कर देता है इस एज ओल्ड बैन को ऑन द एंट्री ऑफ मार्जिनलाइज्ड क्लासेस ऑन द इनटू द टेम्पल्स ऑफ द स्टेट। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं कि क्या वर्थ है गांधीयन सिविल डिसोबीडियंस की। ओके, अब देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ कल के आर्टिकल्स को, बहुत ही इम्पोर्टेंट। ओके, तो इसका टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा, तो आप उनको रेफर कर सकते हैं। अब देखिए हम यूजुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एथिक्स क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, या आपके एथिक्स के पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्या क्या कंसर्न्स हैं, अगर क्वेश्चन ये आता है आपके GS 3 में, तो इस पे तो आपको एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल सा आंसर लिखना पड़ेगा, जिसमें ऑफ कोर्स आप इकोनॉमिक क्या है, बहुत सारी वाइट कॉलर जॉब्स चली जाएंगी, ब्लू कॉलर जॉब्स चली जाएंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आप ये भी लिख सकते हैं कि और क्या क्या साइबर सिक्योरिटी का, मे बी दे वुड बिकम सो इंटेलिजेंट कि ह्यूमंस को भी टेक ओवर कर लें, तो बहुत सारे ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट, ये से बहुत सारी और ऐसे डायमेंशंस करके आप लिख सकते हैं। और ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो इसमें एनर्जी की यूज़ लगेगी, तो एनर्जी से फॉसिल फ्यूल्स, तो इन्वायरमेंटल डायमेंशन भी है।
तो ये सब कुछ आप लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे आपको एथिक्स का एक एग्जाम्पल मिल रहा है और आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द मॉरेटोरियम कॉल ऑन ChatGPT's सक्सेसर। अब आप जानते हैं कि क्या हुआ है अभी बहुत रिसेंटली, मार्च 29 को एलॉन मस्क और एक ग्रुप ऑफ AI एक्सपर्ट्स ने साइन किया है एक ओपन लेटर को। वो ओपन लेटर क्या कहता है कि एक मॉरेटोरियम लगाया जाए ऑन डेवलपिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स जो GPT-4 से भी ज़्यादा पावरफुल हैं। आप जानते हैं ओपन AI जिसका ChatGPT है, उन्होंने लॉन्च किया है अपना एक और GPT-4 बेसिकली अपने GPT-3.5 का एक अपग्रेडेड वर्जन है। GPT-3.5 आप जानते हैं ChatGPT को बेसिकली उस पर निर्धारित है, ठीक है, तो उसका और अपग्रेडेड वर्जन। तो GPT-4 के ऊपर बिना इससे ज़्यादा कुछ भी अभी और पावरफुल जो भी आप कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको रोक दीजिए, मॉरेटोरियम। ओके, तो ये चीज 1300 सिग्नेटरीज इस पे हैं ओपन लेटर पे। इट कॉल्स ऑन ऑल AI लैब्स टू इमीडिएटली पॉज फॉर एटलीस्ट 6 months। ओके, कि आप अपने किसी सिस्टम को ट्रेन मत कीजिए जो GPT-4 से आप स्ट्रॉन्ग या पावरफुल, क्योंकि एक रेस छिड़ चुकी है, आप जानते हैं कोई एक निकाल रहा है तो उससे, क्योंकि है तो सब कुछ इकोनॉमी, अगर वो आपका कंपेटिटर है तो गूगल, अब गूगल को बुरा लग रहा है कि हमसे आगे कोई कैसे निकल गया, हम तो वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं इतने सालों से, पिछले 20 सालों से हमारा कोई कंपेटिटर नहीं आ पाया। अभी माइक्रोसॉफ्ट ये उठ के आ गए हैं, ओपन AI वगैरह क्या करने लग पड़े हैं पता नहीं, ChatGPT तो रेवोल्यूशन ले आया है ना। तो उस रेस में वो कुछ और अपना लगे हुए हैं, सभी कुछ ना कुछ लगे हुए हैं। ओके, तो फिर लगे रहने दीजिए सबको, है ना, सब अपनी इकोनॉमी चाहते हैं, सब एवरीबडी वांट्स टू ग्रो, व्हाट्स हार्म इन दैट। हम तो क्या है बेसिकली वो हम देखते हैं। साइटिंग वन ऑफ द एसिलोमर AI प्रिंसिपल्स, आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि AI प्रिंसिपल्स के टर्म में एसिलोमर डिक्लेरेशन क्या कहती है। वो AI को एथिकल बने रहने की बात करती है। ये बस इतना ही आपको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए, ठीक है। हम आगे देखते हैं क्या लिखा है। Citing one of the Asilomar AI principles and how advances in AI could profoundly impact people's lives. Definitely advances in AI can profoundly impact people's lives. तो जो फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट है FLI, उन्होंने इशू किया था एक लेटर को जिसमें ये लिखा था कि AI labs are locked in and out of control। अभी रिसेंटली उसमें FLI ने जो नोटिस निकाला है उसमें ये लिखा है कि सब आउट ऑफ कंट्रोल रेस में लग गए हैं to develop and deploy ever more powerful digital minds that no one, not even their creators, can understand, predict or reliably control। कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। ओके, तो ऐसे नॉर्मल AI प्रिंसिपल्स को उन्होंने इन्वोक करते हुए लेटर में ये बात लिखी। Asilomar AI principles are one of the earliest sets of AI governing principles led out at the Beneficial AI 2017 conference, which was hosted by FLI only। तो बेसिकली ये आप जब AI पे आंसर भी लिख रहे हैं तो एसिलोमर AI प्रिंसिपल्स के बारे में भी लिखें, ठीक है। तो क्या है बेसिकली कॉन्टेक्स्ट क्या है एसिलोमर प्रिंसिपल्स का, वो भी हम देख लेते हैं। Rapid development and deployment in several industries since OpenAI dropped, जैसा कि आप जानते हैं, this is not important, ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। Chatbot wowed people with its instant and often apt replies. It could correct software codes and codes लिख भी लेते हैं थोड़े बहुत। तो ये roughly 3 months after its launch, जो कंपनी है उन्होंने ChatGPT okay, this we have done ChatGPT Plus subscription, this is not important, Unreal Engine and Shopify। Such rapid adoption by businesses heating up competition. Google has taken up the, आप जानते हैं कि Google क्या अपना लगा हुआ लैम्डा लैंग्वेज मॉडल को वो करने, बार्ड उन्होंने लॉन्च कर दिया। चाइना का एक कोई बाइडू जो जायंट है उन्होंने अर्नी लॉन्च कर दिया। सब एक दूसरे में लगे हुए हैं चैटबॉट रिलीज करने के लिए, एल्सा वेल्सा पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो ये एक रेस छिड़ गई है। What does FLI's letter focus on? Why does FLI's letter focus on GPT-4? GPT-4 में ऐसा क्या अपग्रेड हुआ है? मार्च 14 को आप जानते हैं OpenAI ने लॉन्च किया था इट्स मोस्ट एडवांस्ड LLM येट GPT-4। GPT-5 की तैयारी भी करने लग पड़े हैं साथ साथ में। ओके, इस मॉडल को ट्रेन किया गया है ऑन अ ट्रिलियन पैरामीटर्स। अगर हम ChatGPT की बात करें तो उसको ट्रेन किया गया था 175 बिलियन पैरामीटर्स पे से केवल। और आप कितना बड़ा यहाँ पे अपग्रेड देख रहे हैं। हैविंग एक्सेस टू सच अ लार्ज डेटाबेस allows GPT-4 to learn and understand complex patterns। and तो इसमें क्या होगा, GPT-4 को आपने इतना बड़ा डेटाबेस दे दिया, इतनी जगहों से उसने सीखा हुआ है सब कुछ, तो it can understand complex patterns and nuances in natural language far better than its predecessor।
इनफैक्ट जो GPT-5 आएगा उसमें और ह्यूमन में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, कोई भी नहीं। तो इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगे ह्यूमंस और GPT-5। तो इतनी तेजी से हम वहाँ बढ़ रहे हैं। अनलाइक GPT-4 इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग। तो और एक और चीज़, इट इज, अगर आपके बाई चांस प्रीलिम्स में आ जाए तो GPT-4 है ना, इट इज केपेबल ऑफ हैंडलिंग बोथ टेक्स्ट एंड इमेज बेस्ड क्वेरीज। आप उसमें क्या करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या है कि आपने 4-6 फोटोज भेजी जिसमें फॉर एग्जाम्पल उस फोटो में राजमा है, उसमें हल्दी है, उसमें तोरतिया रैप्स हैं, और आपने फोटोज भेज दी ChatGPT को, और फिर नीचे क्वेश्चन लिखा कि इन सारे इंग्रेडिएंट्स है जिसकी मैंने आपको फोटो भेजी है, इससे मैं क्या बना सकता हूँ, और उसका रिप्लाई आ जाएगा यू कैन मेक अ तोरतिया रैप आउट ऑफ इट, मे बी अ मैक्सिकन डिश, ऐसे कुछ उसका रिप्लाई आ जाएगा। इन द सेंस इमेज जो हमने भेजी और जो हमने टेक्स्ट भेजा, उस दोनों का इंटीग्रेट करके वो रिप्लाई कर सकता है GPT-4। ओके, तो ये चीज़ हमें पता चल रही, दिस मेक्स it versatile when compared to other AI language models. Such multi-modal advances give GPT-4 scale to get closer to artificial intelligence। तो ये आपको वर्ड पता होना चाहिए। तो GPT-4 कहीं ना कहीं करीब आता जा रहा है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस AGI के। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मशीन इंटेलिजेंस है, इट कुड बी एज गुड एज ह्यूमन इंटेलिजेंस, विच इज कंप्लीटली डेवस्टेटिंग अ थिंग। ओके, जो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मशीन्स वुड टेक ओवर ह्यूमंस समडे। ओके, कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड एथिसिस्ट आर ग्रैपलिंग विद दिस इवेंचुअली। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। इनफैक्ट ओपन एआई के खुद के जो कहीं कहीं को फाउंडर्स हैं वो कह रहे हैं इसके बहुत सारे पोटेंशियल नेगेटिव एस्पेक्ट्स हो सकते हैं AGI के। ठीक है, तो serious risk of misuse, drastic accidents, societal disruption. He called on developers of AGI to figure out a way to get it right. A gradual transition gives people, तो gradual transition अगर होगी तो it gives people, policy makers and institutions time to understand what's happening. अचानक से सब कुछ चेंज हो जाएगा तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, अब AI एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं। कई लोग कहते हैं कि ह्यूमैनिटी को डूम्सडे की तरफ लेके जा रहे हो क्योंकि मशीन ट्रायम्फ कर जाएंगी ह्यूमंस के ऊपर। कहीं कहते हैं कि इट्स गुड ओनली, है ना। अदर्स सी दीज एडवांसेस एज मीडियोकर इंटेलिजेंस दैट आर पोटेंशियली अनरिलायबल। हाँ, ये तो बात है, वैसे अनरिलायबल भी है ही ChatGPT के बहुत सारे रिस्पॉन्सेज, पर अब एडवांस हो रहा है तो रिलायबल भी हो जाएंगे। थोड़ी मोनोटनी तो पर होती है इनके आंसर्स में। विल इट हैव द डिजायर्ड इम्पैक्ट? इट इज़ हार्ड टू से। ओपन लेटर का कुछ कुछ यूज़ भी निकलेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया GPT-5 की तैयारी ऑलरेडी ओपन AI कर रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा, करंटली वी कांट रियली से एनीथिंग। ओके, Iran's chief justice threatens to punish women without wheels. By now, of course, you would have known what we are talking about. Faced with an increasing number of women defying the compulsory dress code, Iran's judiciary chief has threatened to prosecute without mercy जो औरतें अपेयर करेंगी पब्लिक में विदाउट हिजाब्स और व्हील्स। ओके, तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता चल रही है। Unveiling is tantamount to enmity with our values. This is something। तो ये प्रोटेस्ट का इतनी सारी कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ जो इतनी सारी प्रोटेस्ट हुई, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे बिना मर्सी के बिना रहम खाए आप जानते हैं। फिर वही बात आ गई, ईरानियन जो वुमन थी 22-year-old कर्डिश वुमन महसा अमीनी, उसके बाद जो इतने प्रोटेस्ट हुए उसका फ़ायदा क्या हुआ, इतना लोगों की जान चली गई इस प्रोटेस्ट में। लेट्स सी क्या होता है इसके। ये भी एक डिसीजन ही है। पोस्ट US विजिट ताइवान प्रेसिडेंट अराइव्स इन सेंट्रल अमेरिका। आप जानते हैं कि ये US में वहाँ के स्पीकर से मिलना था, फिर उसके बाद ताइवान, और ऑलरेडी हमने होंडुरास का देखा था। होंडुरास ने चाइना के साथ अपनी एक अग्रीमेंट साइन की है कि हम ताइवान से कभी बात नहीं करेंगे, यू आर रियल चाइना और ये सब वगैरह। और होंडुरास आज तक ताइवान को चाइना मानता था, और बहुत गिनी चुनी कंट्रीज हैं, कुछ बहुत ही कम 30s के करीब, तो ताइवान को असल चाइना मानती है। तो ये इसी के चलते हुए जो ताइवानी प्रेसिडेंट हैं साई, शी हैज गॉन टू ग्वाटेमाला, है ना, ऑन अ विजिट टू शोर अप इट्स टाइज विद dwindling allies following a trip to the US that angered China। चाइना ने कहा था इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और आप जानते हैं कि चाइना साफ कहता है कि अगर बहुत ज़्यादा रिश्ते बाकी कंट्रीज़ ने ताइवान के साथ इस्टेब्लिश किए तो ताइवान को हम इन्वेड भी कर सकते हैं। दैट्स नेवर आउट ऑफ एन ऑप्शन फॉर अस। ओके,
तो ये चीज़ हम ग्वाटेमाला में देख रहे हैं एंड इट्स तो सेंट्रल अमेरिका में ही है थोड़ी बहुत कंट्रीज जो इनको बेसिकली रिकॉग्नाइज करती हैं। इनफैक्ट यूएस भी नहीं करता रिकॉग्नाइज ऑफिशियली, तो चाइना को ही चाइना कहते हैं, यानी कि पब्लिक वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को। एंड इट्स सेंट्रल अमेरिकन नेबर। ओके, बेलीज़ है, कम्स आफ्टर होंडुरास। ओके, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है। होंडुरास ने रिसेंटली जैसे लेटेस्ट कंट्री बनी है अपने डिप्लोमेटिक टाइज को कट करने वाली। ओके, द प्रेसिडेंट हैड स्टॉप्ड इन न्यूयॉर्क ऑन द वे, और उन्होंने अनाउंस किए थे प्लान्स टू मीट यूएस हाउस स्पीकर ऑन अ रिटर्न लेग। जाते हुए अभी वो यूएस हाउस स्पीकर से मिलेंगी, अभी मिली नहीं है पर प्लान वही है, और इसीलिए चाइना कह रहा है अगर वो स्पीकर से मिली तो देन यू सी व्हाट विल हैपन। Miss Tsai arrived in Guatemala on Friday afternoon, where she was received with military honors and met by foreign ministers. She held a brief meeting, okay, whose government has declared Taiwan the only and true China before the two. Okay, वही सारी बातें यहाँ पे लिखी है। ताइवान तो आपको ग्वाटेमाला का पता होना चाहिए। ग्वाटेमाला असल जो चाइना है वो ताइवान को ही मानता है, और देखा जाए तो जो लोग बेसिकली हैं ताइवान को रन कर रहे हैं वही हैं असली हकदार तो चाइना के। अब देखिए यहाँ पे पता है क्या है, इंडिया रोमानिया पैक्ट ऑन डिफेंस टू हेल्प इन बेटर कॉपरेशन। हमें पता है कि हमारे डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और रोमानिया के बीच में, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं है इस डिफेंस एग्रीमेंट में क्या इसके पॉइंट्स हैं। ओके, अब पर इंपॉर्टेंट थोड़ा सा इसलिए, फुल फ्लेश क्वेश्चन इस पे नहीं आ सकता, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने बहुत सारे एडिटोरियल्स अभी तक पढ़े हैं कि सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज में हमें अपनी पकड़ बनानी है। और वो मुश्किल क्यों है, क्योंकि सेंट्रल यूरोपियन जो कंट्रीज है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली इम्पैक्टेड है रशिया की वजह से, और रशिया को हमने अभी तक कंडेम नहीं किया है। तो ये जो सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज है तो सबसे ज़्यादा विसिनिटी में है रशिया के, यूक्रेन के, दे आर द मोस्ट इम्पैक्टेड। तो उनको हमें क्या करना पड़ेगा, हम उनको कहेंगे कि रशिया के साथ जो है वो अलग है पर यू आर ऑल्सो आवर फ्रेंड, वो हमें करना है। सेंट्रल यूरोप में चाइना का काफ़ी फुटप्रिंट है पर हमारा नहीं हो पा रहा है, और चाइना का भी उससे भी ज़्यादा रिसेंटली तो हम यूएस को देख रहे हैं। तो ये इन सारी चीज़ों के चलते हुए अगर रोमानिया के साथ हमारा कोई एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है तो इट्स गुड, है ना। तो ये चीज़ यहाँ हम देख रहे हैं, साइंड बिटवीन इंडिया एंड रोमानिया अर्लियर दिस वीक। इट विल एनहांस कोलैबोरेशन थ्रू द एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज एंड नॉलेज ऑफ, वही कोलैबोरेशन होगी, एक्सपर्टीज जो हमें बेस्ट पता है डिफेंस में वो उन्हें बता देंगे, उनको जो पता है वो हमें हमारे साथ शेयर करेंगे। नॉलेज ऑन सब्जेक्ट ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट इंक्लूडिंग को डेवलपमेंट भी करेंगे और को प्रोडक्शन भी करेंगे हम मिलिट्री हार्डवेयर का, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। और क्या, प्रमोट कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिफेंस बिटवीन आवर स्टेट, और बाकी भी हमने कहा है साइबर डिफेंस, डिफेंस मेडिसिन, साइंटिफिक रिसर्च, इसमें भी कोलैबोरेट करेंगे। और भी यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेटिक्स, वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं, कुछ और स्पेशल नहीं है यहाँ पे। एक बस ये लास्ट न्यूज़ है और ये सिर्फ हेडलाइन ही इंपॉर्टेंट है कि इंडिया और मलेशिया ने अब अपना जो ट्रेड है वो सेटल करने की बात की है रूपी में। तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी में एक और कंट्री आ रही है, वो मलेशिया है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।